सबसे पहली बात तो ये है नॉन लीनियर मॉडलिंग के उसमें एरिया में कि ये आपको तभी सीखनी चाहिए जब आपने किसी स्ट्रक्चर का परफॉर्मेंस बेस्ड साइज्मिक डिज़ाइन करना है। बिकॉज कोड बेस्ड साइज्मिक डिज़ाइन के लिए जो मॉडलिंग अप्रोच रिकमेंडेड है वो लीनियर इलास्टिक मॉडलिंग ही है। कोड्स जो हैं वो नॉन लीनियर मॉडलिंग रिकमेंड नहीं करते फॉर नॉर्मल डे टू डे डिज़ाइन एप्लीकेशंस। अगर आपने उससे आगे जाना है तो फिर आपको ये नॉन लीनियर मॉडल डेवलप करना पड़ेगा अपने स्ट्रक्चर का। आप ऑलरेडी जानते हैं कि नॉन लीनियर मॉडल जो है वो सबसे एक्यूरेट या लीनियर मॉडल के कंपैरिजन में जो है वो एक एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है स्ट्रक्चर की। कंप्यूटर मॉडल ऑलरेडी एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर और उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के दरमियान। और लीनियर इलास्टिक मॉडल तो उससे भी यूँ समझ लें कि सिंप्लीफाइड फॉर्म है। नॉन लीनियर मॉडल ज़्यादा एक्यूरेट है और अगर आप नॉन लीनियर मॉडल डेवलप करना या कंस्ट्रक्ट करना किसी भी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पे सीख लेते हैं तो फिर आपके लिए एनालिसिस प्रोसीजर्स का एक नया स्पेक्ट्रम ओपन हो जाता है जो कि नॉन लीनियर साइज्मिक एनालिसिस प्रोसीजर्स कहलाएंगे ये वाले। अगर नॉन लीनियर मॉडल डेवलप नहीं कर सकते तो ये सारे मेथड्स जो नॉन लीनियर स्टैटिक प्रोसीजर्स हैं यानी पुश ओवर एनालिसिस प्रोसीजर्स, ये कई प्रोसीजर्स हैं। और नॉन लीनियर टाइम हिस्ट्री एनालिसिस जो सबसे एक्यूरेट नॉन लीनियर डायनामिक प्रोसीजर है, ये आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर नॉन लीनियर मॉडल डेवलप नहीं कर सकते। लीनियर मॉडल की डोमेन में इक्विवेलेंट लेटरल फोर्स प्रोसीजर है, रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस है और लीनियर रिस्पांस हिस्ट्री एनालिसिस है। इसके अलावा लीनियर मॉडल रिस्पांस हिस्ट्री भी हो सकता है। अगर आप टाइम स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट इंटीग्रेशन अप्लाई करें इस नंबर 3 में तो ये एक अलग प्रोसीजर होगा। और इसमें अगर मॉडल रिस्पांस हिस्ट्री यानी मोड शेप के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके करेंगे तो ये एक अलग प्रोसीजर हो जाएगा। दोनों के लिए रिस्पांस हिस्ट्री एनालिसिस या टाइम हिस्ट्री एनालिसिस का वर्ड यूज़ होता है। इन तीनों मेथड्स में नॉन लीनियरिटी के इफेक्ट को इम्प्लिसिटली अकाउंट किया जाता है और उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है वो आपको ऑलरेडी मालूम है, आर फैक्टर, जिसको पहले ओवर स्ट्रेंथ फैक्टर कहते थे, अब लेकिन आजकल इसको रिस्पांस मॉडिफिकेशन फैक्टर कहते हैं ACI वगैरह में, ASC 7 में और इसी तरह फीमा की गाइडलाइंस में। यूरोपियन कोड्स या BS कोड इसी को Q से रिप्रेजेंट करते हैं बिहेवियर फैक्टर के नाम से। इसका पर्पस ये होता है कि लीनियर इलास्टिक एनालिसिस के जो रिजल्ट्स हैं, फोर्स रिजल्ट्स, उनको डायरेक्टली इस फैक्टर से रिड्यूस करके इन इलास्टिक अप्रॉक्सीमेशंस में या उसकी प्रिडिक्शंस में कन्वर्ट कर लिया जाए। इसके बरक्स नॉन लीनियर मॉडल में या नॉन लीनियर एनालिसिस में ये फैक्टर्स नहीं हैं। डायरेक्टली जो नॉन लीनियर इफेक्ट है वो एक्सप्लिसिटली मॉडल किया जाता है। यील्डिंग, क्रैकिंग, जो भी फेलियर आपके मोड्स हैं वो आपके मॉडल में ये टेंडेंसी या ये उसमें सलाहियत होनी चाहिए कि आपके ये जो फेलियर मोड्स हैं ये कैप्चर कर सके, आपका मॉडल बता सके अगर ये फेलियर होता है तो सॉफ्टवेयर में ये मॉडल खुद बता सके कि ये फेलियर हो गया है और रिस्पांस उस हिसाब से मॉडिफाई हो सके। यहाँ पर हम आर्टिफिशियली लीनियर के केस में आर्टिफिशियली रिस्पांस को इस तरह के फैक्टर से मॉडिफाई करते हैं ताकि नॉन लीनियर का प्रिडिक्शन मिल सके। और ये इसलिए करते हैं ताकि नॉन लीनियर मॉडल एक्सप्लिसिटली बनाना ना पड़े, लीनियर मॉडल ही के रिजल्ट्स को मॉडिफाई करके नॉन लीनियर के रिजल्ट्स आ जाएं। अभी हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं, यानी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप सब लोग लीनियर इलास्टिक मॉडल जानते हैं, लीनियर इलास्टिक एनालिसिस करना जानते हैं, डिज़ाइन उसके मुताबिक। जाहिर है कि ये जो प्रोसीजर्स हैं ये डिज़ाइन के लिए रिकमेंडेड हैं डिफरेंट कोड्स में। तो डिज़ाइन आप ऑलरेडी जानते हैं, वो फाइनल है। और अब आप एक फाइनल डिज़ाइन का परफॉर्मेंस असेसमेंट करने जा रहे हैं, उसको एक्सप्लिसिटली चेक करने जा रहे हैं कि जो इस डिज़ाइन की इंटेंशन थी बिल्डिंग कोड की, वो इंटेंशन पूरी हो रही है या नहीं हो रही। उसके लिए आपको ज़ाहिर है ये नंबर 4 पे या नंबर 5 पे जाना पड़ेगा। आज से कुछ साल पहले तक जब नॉन लीनियर डायनामिक एनालिसिस इतना कॉमन नहीं था, कंप्यूटेशनल पावर भी इतनी नहीं थी, तो पुश ओवर एनालिसिस मेथड्स जो है वो परफॉर्मेंस असेसमेंट के लिए यूज़ होते थे।
लेकिन अब जाहिर है कि नॉन लीनियर डायनामिक एनालिसिस एक्सप्लिसिटली इस्तेमाल होता है। तो नॉन लीनियर मॉडल की जो बेसिक अप्रोचेस हैं वो इस तरह डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं। एक जो ATC 72 में क्लासिफिकेशन दी हुई है वो मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके पास लेट से एक कॉलम है और वो उसके ऊपर साइक्लिक लोडिंग अप्लाई की जा रही है। तो एक्चुअल जो नॉन लीनियर फिनोमिना है वो ये है, क्रैकिंग, क्रशिंग, बार बकलिंग, बार स्लिप, ये सब चीज़ें हैं, ये नॉन लीनियर फिनोमिना है। आपका पर्पस है कि आप न्यूमेरिकल मॉडल में इनको किसी तरह कैप्चर करें, न्यूमेरिकल मॉडल में ये प्रिडिक्शन देने की सलाहियत लेकर आएँ। सो उसके लिए जो अप्रोचेज हैं, एक तो अप्रोच है कॉन्टिन्यूम अप्रोच, यानी आप अपने स्ट्रक्चर की या कंपोनेंट की माइक्रो मॉडलिंग करें। माइक्रो मॉडलिंग का मतलब है कि उसको हज़ारों छोटे छोटे सॉलिड एलिमेंट से मॉडल करें और हर एलिमेंट के अंदर वो मटेरियल प्रॉपर्टी इनपुट करें जो एक्चुअल प्रॉपर्टी है यहाँ पे, और फिर आप इसको रन करें, सिमुलेट करें। और जाहिर है कि अगर बहुत छोटे लेवल की आपने माइक्रो मॉडलिंग की हुई है तो एक्सपेक्टेशन ये है कि ग्लोबल लेवल पे वही क्रैक पैटर्न, वही सब कुछ कैप्चर हो जाएगा जो आपको एक्सपेरिमेंट में नज़र आ रहा है। ये मॉडलिंग जो है कॉन्टिन्यूम मॉडलिंग, ये प्रैक्टिकल नहीं है। एक बड़े स्ट्रक्चर के लिए हर एलिमेंट को ऐसे मॉडल नहीं किया जा सकता। सो लिहाजा दो सिंप्लीफाइड अप्रोचेस भी हैं। एक को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्लास्टिसिटी और एक है कॉन्सेंट्रेटेड प्लास्टिसिटी या कॉन्सेंट्रेटेड हिंज मॉडल। इसको कहते हैं फाइबर मॉडल, इसको कहते हैं प्लास्टिक हिंज मॉडल। डिस्ट्रीब्यूटेड इन इलास्टिसिटी ये है कि आप कोई इन इलास्टिक फीचर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मेंबर मॉडल कर दें या उसमें इनपुट कर दें। एक्चुअली उसको बिल्कुल एक एक पॉइंट को मॉडल करने की ज़रूरत नहीं है जैसे कॉन्टिन्यूम में कर रहे थे, बल्कि आप छोटे छोटे इन इलास्टिक एलिमेंट से मिलकर आप एज्यूम करें कि ये पूरा एलिमेंट बना हुआ है, और हर जो एक है वो एलिमेंट है वो एक खास हद तक नॉन लीनियर इफेक्ट को काउंट करे, उसके बाद दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा एलिमेंट। लेकिन ये काम थ्रू आउट द लेंथ हो। इसमें और इसमें जो फ़र्क है इन दोनों में वो ये है कि ये काम अगर थ्रू आउट द लेंथ होगा तो इसको डिस्ट्रीब्यूटेड इन इलास्टिसिटी कहेंगे। इसके बरक्स कॉन्सेंट्रेटेड इन इलास्टिसिटी में ये है कि आप पूरे एलिमेंट का जो नॉन लीनियर इफेक्ट है, जो नेट रिजल्ट है, फॉर एग्जांपल इसका नेट रिजल्ट क्या है इस क्रैकिंग क्रशिंग का, कि आपके अप्लाइड फोर्स और लेटरल डेफॉर्मेशन के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो लीनियर नहीं रहेगा। इस क्रैकिंग क्रशिंग की वजह से वो इस तरह का हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। शुरू में लीनियर होगा फिर नॉन लीनियर हो जाएगा ड्यू टू द फेलियर जो भी हो रहा है। तो आप ये वाला बिहेवियर एक्सप्लिसिटली जो ग्लोबल नेट इफेक्ट है पूरे नॉन लीनियर एक्शन का, वो दो पॉइंट्स के ऊपर कॉलम में या बीम में हाइपोथेटिकल एलिमेंट्स लगाएं और उन हाइपोथेटिकल एलिमेंट्स में वो नेट रिजल्ट इनपुट दे दें जो उस पूरे नॉन लीनियरिटी की वजह से होना है। और वो जो हाइपोथेटिकल एलिमेंट्स आप लगाएंगे दोनों एंड्स पे ताकि उस पूरे एलिमेंट की नॉन लीनियरिटी लंप की जा सके या कॉन्सेंट्रेट की जा सके एंड्स के ऊपर, उन एलिमेंट्स को कहते हैं प्लास्टिक हिंजेस। और ये जाहिर है कि कॉन्सेंट्रेटेड इनको इसलिए कहते हैं कि दो प्लास्टिक हिंजेस के बीच में जो एलिमेंट होगा वो इलास्टिक एज्यूम किया जाएगा, लीनियर एज्यूम किया जाएगा। असल में तो नॉन लीनियर इफेक्ट अलॉन्ग द लेंथ कहीं पर भी आ सकता है ना, क्रैकिंग, क्रशिंग, फेलियर कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें एज्यूम किया जाता है कि हमने एंड्स के ऊपर सारा नॉन लीनियर इफेक्ट लंप कर दिया है, कॉन्सेंट्रेट कर दिया है, और बीच में इलास्टिक एलिमेंट है। तो ये एक सिंप्लीफाइड अप्रोच है, सबसे सिंप्लीफाइड अप्रोच, जिसको प्लास्टिक हिंज अप्रोच कहते हैं। सो हम इसमें समरी ये है, अभी डिटेल में जाएंगे लेकिन आज सिर्फ फाइबर मॉडलिंग की बात करेंगे, अगले सेशन में प्लास्टिक हिंज मॉडलिंग की बात करेंगे। इस अप्रोच में हम एज्यूम करते हैं कि सारा का सारा नॉन लीनियर इफेक्ट दो एंड्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर दिया है हमने। इस अप्रोच में फाइबर मॉडलिंग में थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मेंबर अगर हम चाहें तो नॉन लीनियरिटी को स्प्रेड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। चाहें तो इसको भी किसी खास लेंथ तक करें और बीच में इलास्टिक एलिमेंट डाल सकते हैं, लेकिन अप्रोच अलाउ करती है कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें इन इलास्टिक इफेक्ट को। सो ये तो क्लासिफिकेशन है बेसिक।
आज हम सिर्फ इस पहली अप्रोच की बात करेंगे, फाइबर मॉडलिंग जिसको कहते हैं। सो ये वही डिटेल एंड कॉन्टिन्यू मॉडल्स की, मैंने जैसे स्टार्ट में कहा कि मैं स्टेप बाय स्टेप, स्लाइड बाय स्लाइड नहीं चलूँगा, बस क्विकली जो काम की बात है वो बताता जाऊँगा। डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो लम्प्ड और कॉन्टिन्यूम के दरमियान में है, ठीक है, वो दोनों एक्सट्रीम्स हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो इनके दरमियान में है। सो नॉन लीनियर मॉडलिंग की ये जो अप्रोचेज़ हैं, आप इनको यूं भी समझ सकते हैं, और अक्सर ये मैं क्लास में भी एग्जांपल देता हूँ, कि आप ये देखें कि ये जो के मैट्रिक्स होती है पूरे स्ट्रक्चर की, वो किन चीज़ों से मिल के बनती है। वो एलिमेंट्स की के मैट्रिक्स से मिल के बनती है, और अगर आप लेट से एक 2D फ्रेम एलिमेंट लें जिसमें 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, टोटल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर नोड है, उसकी के मैट्रिक्स अगर आप देखें तो उसमें जो चीज़ें आपको चाहिए वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो है ई, ए, आई और एल। अगर यही 2D एलिमेंट होता, शेल एलिमेंट होता, तो कुछ एडिशनल चीज़ें चाहिए होती। अगर ये 3D फ्रेम होता तो भी कुछ एडिशनल चाहिए हो सकती थी। लेकिन आप इन सारी प्रॉपर्टीज़ को जिनसे के मैट्रिक्स मिल के बनता है, इनको 3 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। आपको मटेरियल प्रॉपर्टीज़ चाहिए, यानी ई चाहिए, अगर इलास्टिक के मैट्रिक्स की बात करें। और फिर ए और आई अगर आप देखें तो ये क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया और क्रॉस सेक्शनल शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और लेंथ जो है वो मेंबर प्रॉपर्टी है। इन 3 से मिल के स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी बनती है, स्ट्रक्चर की के मैट्रिक्स बनती है। अब फाइबर मॉडलिंग ये है कि आप इस ई को ही इमेजिन करें कि ये ई जो है, इसको हमने वेरिएबल बना दिया है राइट फ्रॉम स्टार्ट, ठीक है। ई जो है वो क्रॉस सेक्शन की प्रॉपर्टीज में मैनिफेस्ट होता है, क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टीज मेंबर प्रॉपर्टीज में मैनिफेस्ट होती हैं, और मेंबर प्रॉपर्टीज फिर टोटल स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी बनाती हैं। तो अगर हम बड़े बेसिक लेवल पे ई को ही वेरिएबल बना दें, इन इलास्टिक बना दें, यानी मटेरियल को ही, मटेरियल की स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के दरमियान अगर रिलेशनशिप थ्रू आउट द ड्यूरेशन जो है वो सेम रहे, लीनियर रहे, तो ई कांस्टेंट रहेगा। एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अगर उसको नॉन लीनियर बना देंगे तो ई वेरिएबल बन जाएगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। सो फाइबर मॉडलिंग में एग्जैक्टली यही किया जाता है कि बड़े बेसिक लेवल पे जो मटेरियल लेवल होता है, उसी लेवल पे ही इन इलास्टिक इफेक्ट को मॉडल के अंदर डाल दिया जाता है। वो इफेक्ट फिर खुद ब खुद क्रॉस सेक्शन लेवल और मेंबर लेवल पे मैनिफेस्ट हो जाता है। यानी एक इन इलास्टिक मटेरियल से बना हुआ क्रॉस सेक्शन भी इन इलास्टिकली बिहेव करेगा, और इन इलास्टिक क्रॉस सेक्शन से बना हुआ मेंबर भी इन इलास्टिकली बिहेव करेगा, और रिजल्टेंटली पूरा स्ट्रक्चर इन इलास्टिकली बिहेव करेगा। तो अगर के मैट्रिक्स की कंपोजिशन देखें तो आपको पता है कि आप मटेरियल स्टिफनेस से स्टार्ट होते हैं, और उसमें क्रॉस सेक्शनल ज्योमेट्री ऐड होती है तो सेक्शन स्टिफनेस बनती है, उसमें मेंबर ज्योमेट्री ऐड होती है तो मेंबर स्टिफनेस बनती है, और फिर स्ट्रक्चर की ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन ऐड होती है तो स्ट्रक्चर की के मैट्रिक्स बनती है। तो इसी हायरार्की को जहन में रखेंगे तो नॉन लीनियर मॉडलिंग की अप्रोचेस भी इसी ऑर्डर में है। जो प्रैक्टिकल अप्रोचेस है, ऑब्वियसली हम वो कॉन्टिन्यूम वाली अप्रोच बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्लास्टिसिटी और लम्प प्लास्टिसिटी या कॉन्सेंट्रेटेड प्लास्टिसिटी वाली अप्रोच, जो लास्ट 2 अप्रोचेस हैं, वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि वही 2 प्रैक्टिकल हैं। तो अगर मटेरियल स्टिफनेस ही का कुछ हिस्सा आपने नॉन लीनियर बना दिया, तो आगे सेक्शन स्टिफनेस का भी कुछ हिस्सा नॉन लीनियर बन जाएगा खुद ब खुद, और मेंबर स्टिफनेस भी, और फिर स्ट्रक्चर स्टिफनेस भी। तो समरी ये हुई कि अगर आप नॉन लीनियर मॉडलिंग मटेरियल लेवल पे ही कर देंगे, मटेरियल ही के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को इन इलास्टिक बना देंगे, सिग्मा और एप्सिलॉन के दरमियान जो रिलेशन है, तो इसको कहेंगे फाइबर मॉडलिंग। ठीक है, सो हम डिफाइनिंग इन इलास्टिक बिहेवियर एट मटेरियल लेवल। लेकिन अगर हम कहते हैं कि नहीं, मटेरियल इलास्टिक ही रहे, लेकिन उनसे मिल के बनने वाला जो क्रॉस सेक्शन है वो इन इलास्टिक, क्रॉस सेक्शन का बिहेवियर इन इलास्टिक कर दें सॉफ्टवेयर में, सो वो जो नॉन लीनियर मॉडलिंग की अप्रोच कहलाएगी, वो प्लास्टिक हिंज अप्रोच कहलाएगी। और इसी तरह मेंबर के लेवल पर भी जो होगी अप्रोच, वो भी प्लास्टिक हिंज अप्रोच कहलाएगी। यानी ये ऐसे ही है, मैं इसको यूं देखता हूं कि जैसे आपके पास ये हायरार्की चल रही है ना, कि मटेरियल से मिल के क्रॉस सेक्शन बना, और क्रॉस सेक्शन से मिल के मेंबर बना, और मेंबर से मिल के स्ट्रक्चर बना।
अब ये अल्टीमेटली स्ट्रक्चर की के मैट्रिक्स बननी है, तो अगर आप यहीं से नॉन लिनियरिटी डाल देंगे मटेरियल लेवल पे तो ये फाइबर है, यानी आपने कैलकुलेशंस को मटेरियल लेवल से ही मॉडिफाई कर दिया और उससे अल्टीमेटली स्ट्रक्चर के में इफेक्ट आ गया, वो वेरिएबल हो गया। अगर आप कहते हैं नहीं मैं मटेरियल लेवल पे नहीं करता, मटेरियल इलास्टिक ही रखें, लेकिन मैं इंटरफेरेंस करता हूँ क्रॉस सेक्शन लेवल पे, यानी मैं मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर नहीं छेड़ता, उसको नॉन लीनियर नहीं करता, लेकिन क्रॉस सेक्शन लेवल पे जो गवर्निंग एक्शन डेफॉर्मेशन कर्व है, यानी जो चीज़ मटेरियल लेवल पे स्ट्रेस स्ट्रेन है सिग्मा और एप्सिलॉन है, मेंबर क्रॉस सेक्शन लेवल पे वही वही जो कर्व होगी वो मोमेंट और उसका कर्वेचर होगी क्रॉस सेक्शन का, या कोई भी क्रॉस सेक्शन लेवल पे एक्शन और उसका रिजल्टिंग डेफॉर्मेशन एट क्रॉस सेक्शन लेवल। ये जो कर्व है ये मैं इस स्टेज पे नॉन लीनियर बना देता हूँ, पीछे मैं नहीं छेड़ता मटेरियल को, तो ये अप्रोच कहलाएगी नॉन लीनियर मॉडलिंग, ये प्लास्टिक हिंज अप्रोच कहलाएगी। ठीक है, और इसी तरह आप एक थर्ड अप्रोच ये भी है कि आप इवन क्रॉस सेक्शन को भी ना छेड़ें, आप डायरेक्टली मेंबर यानी बीम और कॉलम लेवल पे डिफाइन करवा दें कि ये बीम इन इलास्टिक है, ये कॉलम इन इलास्टिक है और ये उसका बिहेवियर है। तो अगर मेंबर लेवल के ऊपर जो भी एक्शन और डेफॉर्मेशन होती है उसका बिहेवियर इन इलास्टिक डिफाइन करवा देंगे, पिछले दो लेवल्स को नहीं छेड़ेंगे, तो ये अप्रोच भी प्लास्टिक हिंज अप्रोच कहलाएगी। और जाहिर है कि इस इन दोनों केसेस में जो एप्लीकेशन है, जाहिर है कि एक क्रॉस सेक्शन लेवल है एक मेंबर लेवल है, दोनों को इकट्ठे ही प्लास्टिक हिंज अगर मैं कह रहा हूँ, तो जो हाइपोथेटिकल एलिमेंट्स उन नॉन लीनियर प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्चर में ऐड किए जाएंगे वो डिफरेंट टाइप के होंगे, यानी इसकी जो प्लास्टिक हिंज है वो डिफरेंट होगी, इसकी प्लास्टिक हिंज डिफरेंट होगी। सो ये तीन टाइप की अप्रोचेज हैं जिनमें एक मेन है फाइबर मॉडलिंग, ठीक है, और दूसरी जो अप्रोच है वो प्लास्टिक हिंज मॉडलिंग है। इसमें फिर आगे से दो टाइप्स हो सकती हैं, क्रॉस सेक्शन लेवल पे या मेंबर लेवल पे। आजकल जो अप्रोच यूज़ होती है प्लास्टिक हिंज के नाम से मोस्टली वो ये है, मेंबर लेवल वाली, लेकिन कुछ साल पहले तक क्रॉस सेक्शन लेवल पर भी नॉन लिनियरिटी डिफाइन कराई जाती थी। समरी ये हुई कि हमारा अब टॉपिक क्या होगा, प्लास्टिक हिंज मॉडलिंग एट मेंबर लेवल। ठीक है, ये नेक्स्ट टाइम देखेंगे, और आज देखेंगे नॉन लीनियर मॉडलिंग ऑफ मटेरियल्स, यानी नॉन लीनियर मॉडलिंग यूजिंग फाइबर मॉडलिंग अप्रोच, ये वाली जो अप्रोच है। ये दो टॉपिक है, नंबर 1 और ये नंबर 2। बीच वाली अप्रोच भी नहीं देखेंगे बिकॉज ये अब यूज़ नहीं होती, ऑल्दो के जो सॉफ्टवेयर आपको अप्रोच नंबर 2 यूज़ करने के लिए अलाउ करता है वहीं पे इसकी ऑप्शन भी होती है, अगर आप एक क्लिक से करें तो आप इनमें आपस में चेंजेस कर सकते हैं। अब जाते हैं जो हमारी पहली अप्रोच है फाइबर मॉडलिंग अप्रोच, यानी मटेरियल लेवल पे ही इन इलास्टिक बिहेवियर को सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट कर देना, मटेरियल लेवल पे ही स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को मॉडिफाई कर देना। इस डिटेल को छोड़ते हैं, मैं जब सॉफ्टवेयर पे जाऊंगा तो फिर ये डिटेल बताऊंगा। बीम्स, कॉलम्स और शेयर वॉल्स, ये तीन चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे यूजिंग फाइबर मॉडलिंग। आइडिया इसका ये है कि आप लेट से अगर ये आपकी एक बीम है, ठीक है, ये साइड व्यू लेट से मैं बना रहा हूँ, ठीक है, आप इस बीम को लॉन्गिट्यूडनली यानी अलोंग द लेंथ लेयर्स में डिवाइड कर दें, यानी जैसे ये एक बीम का एक्चुअल क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये वाला फॉर बेंडिंग अबाउट वर्टिकल एक्सिस, यानी ये आप क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं और वर्टिकल लोड, इस पे ग्रेविटी लोड अलोंग द लेंथ लग रहा है। आइडिया ये है कि आप इस एक्चुअल क्रॉस सेक्शन को बीम के एक हाइपोथेटिकल नए क्रॉस सेक्शन में कन्वर्ट करें और उस नए क्रॉस सेक्शन में आप लेयर्स में डिवाइड कर दें इस बीम के अलोंग द डेप्थ, ठीक है, और साइड व्यू देखेंगे तो वो लेयर्स आपको यूं ज़ाहिर लाइंस की शक्ल में नज़र आएंगी, यानी ये आपने पूरी लेंथ में आपने इसकी लेयर्स डिफाइन कर दी। क्रॉस सेक्शन में अगर आप देखें तो वो ऐसे नज़र आएगा। अब कुछ लेयर्स होंगी जो टोटली कंक्रीट की बनी होंगी, कुछ होंगी जिस लेयर के अंदर स्टील होगा, आप लेयर की डेप्थ ऐसे रखेंगे वो पूरी लेयर जो है वो स्टील की बन जाए, ठीक है। आप उस अब इन इन लेयर्स को अलोंग द डेप्थ अगर आप देखें तो ये एक एक लेयर को एक एक फाइबर आप कह सकते हैं। फाइबर का वर्ड यहाँ से आया है कि आप अलोंग द डेप्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिवाइड करें डिफरेंट लेयर्स में
और वो एक डायरेक्शन में ही करें, लेकिन कॉलम के केस में दूसरी डायरेक्शन में भी करेंगे, बिकॉज कॉलम कैन बेंड इन बोथ एक्सेस। बीम्स प्राइमरली बेंड इन दिस एक्सिस ओनली। अगर आप इस पे वर्टिकल लोड ऐसे लगाएंगे तो बीम की बेंडिंग इसी तरह होगी। सिर्फ बीम इन टू द पेपर और आउट ऑफ द पेपर बेंड नहीं होती। आमतौर पे इसको इस तरह बेंड होने के लिए डिज़ाइन नहीं करते। ग्रेविटी लोड्स के अगेंस्ट बेंड होने के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है। सो अगर आप इसको लेयर्स में यूं डिवाइड कर देंगे तो अब इसकी लेट से आफ्टर बेंडिंग इसकी लेट से ये शेप हो गई है। ठीक है। क्रॉस सेक्शन भी अगर पहले स्ट्रेट था, वर्टिकल था, अब वो चेंज हो जाएगा। जाहिर है कि टॉप के फाइबर्स कंप्रेशन में है तो वो थोड़ा सा मतलब कंप्रेशन में आएंगे, वो शॉर्टन हो जाएंगे। बॉटम के फाइबर थोड़े से स्ट्रेच हो जाएंगे क्योंकि वो टेंशन में है। टॉप फाइबर कंप्रेशन में है। तो अगर आप देखें तो इस तरह सम हाउ उसका क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। जो एंड क्रॉस सेक्शन है दोनों तरफ से वो मॉडिफाई हो जाएगा, वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, ऐसे डिफॉर्म हो जाएगा। अब अगर आपने इसको यूं लॉन्गिट्यूडनली फाइबर्स में डिवाइड किया हुआ है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि टॉप के फाइबर्स कंप्रेशन में हैं तो लिहाजा वो शॉर्टन हो जाएंगे। बॉटम के फाइबर्स जो हैं वो टेंशन में हैं तो वो इलोंगेट हो जाएंगे। अब अगर हर फाइबर को एक डिफरेंट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व असाइन कर देने की इजाज़त हो हमें, तो ऑटोमेटिकली वो एक्सियल शॉर्टनिंग और एक्सियल इलोंगेशन जो है वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ज़रिए हैंडल हो जाएगी। यानी अगर मैं इसकी स्ट्रेन प्रोफाइल बनाऊं इस क्रॉस सेक्शन की, और ये कंप्रेशन में है, ये टेंशन में है लेट से, और ये स्ट्रेन्स हैं सी एप्सिलॉन सी लेट से मैं कहता हूँ टॉप पे कंप्रेशन को, एप्सिलॉन टी बॉटम पे टेंशन को। तो ऑटोमेटिकली ये जो एप्सिलॉन सी है और एप्सिलॉन टी है ये अपने अपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो इस मटेरियल का हर फाइबर का आपने दिया हुआ है, जो भी एप्सिलॉन्स की वैल्यूज़ हैं ये अपने अपने लेयर की स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के मुताबिक सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएंगी, एप्सिलॉन और सिग्मा के रिलेशनशिप को यूज़ करके। तो आपका जो भी रिलेशनशिप बनना है सिग्मा का टॉप के ऊपर और बॉटम के ऊपर, वो खुद ब खुद बन जाएगा। सो इस फिगर से इस फिगर तक जाने के दरमियान में हर फाइबर की स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगी। तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली जो क्रॉस सेक्शनल बिहेवियर है वो, यानी क्रॉस सेक्शन में डिफरेंट लेवल्स के ऊपर अलोंग द डेप्थ क्या स्ट्रेसेस होंगे वो आपके मटेरियल स्ट्रेसेस से खुद ब खुद कैप्चर हो जाएंगे। सो लिहाजा हम अगर मटेरियल लेवल के ऊपर हर लेयर को एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व असाइन करें और उसको नॉन लीनियर बिहेवियर असाइन कर दें, तो जब एप्सिलॉन से सिग्मा कन्वर्ट होगा तो वो खुद ब खुद जो भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के मुताबिक जिस एप्सिलॉन पे जो सिग्मा बनता होगा वो कैलकुलेट होके कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर कोई एप्सिलॉन नॉन लीनियर रेंज में जा चुका है मटेरियल के, तो उसका सिग्मा भी जो नॉन लीनियर कर्व के मुताबिक बन रहा होगा वो कैप्चर हो जाएगा, खुद ब खुद आ जाएगा इस फिगर में। और आपको पता है कि ये स्ट्रेस प्रोफाइल है जो बाद में यूज होती है सारी कैलकुलेशंस में। अगर आपने मोमेंट में कन्वर्ट करना है, इंटरनल मोमेंट कैलकुलेट करना है या जो भी करना है। सो लिहाजा बेसिक आइडिया ये है कि क्रॉस सेक्शन को डिफरेंट छोटे छोटे एलिमेंट्स में फर्दर डिवाइड कर दिया जाए, जिन उन एलिमेंट्स को हम कहेंगे फाइबर, और हर फाइबर को एक अपना स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर दे दिया जाए। जो एलिमेंट कंक्रीट का बना हुआ है उस क्रॉस सेक्शन के अंदर वो कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर उसको असाइन कर दिया जाए, और जो स्टील का है उसको स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर असाइन कर दिया जाए। अब ये फाइबर्स हम थ्रू आउट द लेंथ भी चला सकते थे, लेकिन उससे ये एलिमेंट काफ़ी एनालिसिस टाइम ले लेता। सो एक अप्रोच ये है कि आप अलोंग द लेंथ इसको थ्रू आउट ना चलाएं, बल्कि कुछ हिस्सा स्टार्टिंग में फाइबर्स का रख दें जिसमें अलोंग द लेंथ वो फाइबर्स चल रहे हैं, कंक्रीट और स्टील, और कुछ हिस्सा दूसरे एंड पे रख दें और बीच में लीनियर इलास्टिक फ्रेम एलिमेंट इस्तेमाल कर लें, बिल्कुल ऐसे ही जैसे प्लास्टिक हिंज अप्रोच में आपने स्टार्ट में देखा था। सो ऑब्वियसली अगर लेटरल लोड्स की बात करें तो जो मैक्सिमम मोमेंट्स हैं वो एंड्स पे होंगे। नॉन लीनियर एक्शन अगर स्टार्ट होगा तो एंड्स पे होगा, अनलाइक ग्रेविटी लोड्स जिनके केस में बेंडिंग मोमेंट सेंटर में मैक्सिमम होता है। सो लिहाजा अगर एंड्स पे नॉन लीनियर इफेक्ट आपने डाला हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली आप जो स्ट्रक्चर का इन इलास्टिक जो भी बिहेवियर है वो कैप्चर कर लेंगे। अगर आप अलोंग द लेंथ, लेट से मैं कहता हूँ कि लेंथ का 10% यहाँ पे फाइबर्स हो जाएं और बाकी इधर से भी 10%, और बीच में 80% ऑफ द लेंथ जो है वो इलास्टिक बिहेव करे।
ठीक है, बिकॉज उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोई नॉन लीनियरिटी नहीं आएगी अंडर लेटरल लोड्स। सो क्रॉस सेक्शन की अगर कॉलम्स की बात करें तो उसमें यही कॉन्सेप्ट ऐसे हो जाएगा कि हम दोनों एंड्स पे, दोनों डायरेक्शंस में हम फाइबर्स में डिवाइड करेंगे क्रॉस सेक्शन को। एक्चुअल क्रॉस सेक्शन ये था, हमने इसको एक हाइपोथेटिकल क्रॉस सेक्शन में कन्वर्ट किया जिसमें हमने ये बॉक्सेस जो बना दिए। अब ये हर बॉक्स जो है ये एक फाइबर है, जैसे ये अब एक फाइबर है और ये फाइबर अलोंग द लेंथ अब चल रहा है, थ्रू आउट द लेंथ भी जा सकता है और कुछ हिस्से तक जाके फिर डिस्कनेक्ट भी हो सकता है और फिर दूसरे एंड पर भी हो सकता है। सो ये फाइबर अब जाहिर है ये कंक्रीट का बना हुआ है सारा, तो इस फाइबर को जो बिहेवियर दिया जाएगा वो कुछ इस तरह का होगा, सिग्मा और एप्सिलॉन। अगर कंप्रेशन टॉप पर है तो बॉटम पे टेंशन हो जाएगी, वो लेट्स से ऐसे है। अगर ये फाइबर जो छोटा सा गोल फाइबर है ये लेट्स से स्टील का बना हुआ है और ये स्टील बार है, तो इस अकेले फाइबर को हम जो स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर देंगे वो स्टील वाला देंगे, सिग्मा और एप्सिलॉन। ठीक है, तो इस तरह हर बार को एक फाइबर बना देंगे और हर जो कंक्रीट का फाइबर होगा उसको कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दे देंगे। तो अब एक्सियल फ्लेक्सुरल इन इलास्टिसिटी जो है, यानी पी और एम की जो इंटरेक्शन है वो ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगी इस मॉडलिंग से, फाइबर मॉडलिंग से। हाँ, शेयर का जो बिहेवियर है, शेयर फोर्स वर्सेस शेयर डेफॉर्मेशन, वो इस फाइबर मॉडलिंग से अकाउंट नहीं होगा। अगर आप ये देखें कि हर फ्रेम एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो फ्रेम एलिमेंट के ऊपर 6 एक्शंस आ सकते हैं। एक्सियल लोड, मोमेंट इन वन डायरेक्शन, मोमेंट इन अदर डायरेक्शन, shear इन वन डायरेक्शन, shear इन अदर डायरेक्शन, और आखिरी चीज है टॉर्शन। सो किसी भी जनरल फ्रेम एलिमेंट पे, चाहे वो बीम है, कॉलम है, कुछ भी है, उस पे 6 एक्शंस आ सकते हैं। एक्सियल लोड आ सकता है, दोनों डायरेक्शंस का मोमेंट आ सकता है, दोनों डायरेक्शंस की shear और टॉर्शन आ सकती है। सो 6 एक्शंस हैं। अब इन 6 एक्शंस के 6 डेफॉर्मेशंस हैं। एक्सियल लोड की डेफॉर्मेशन है एक्सियल शॉर्टनिंग या एक्सियल इलोंगेशन। मोमेंट की है बेंडिंग, दोनों डायरेक्शन की बेंडिंग। शेयर की है शेयर डेफॉर्मेशन, दोनों डायरेक्शंस की। और टॉर्शन की है ट्विस्ट, दोनों डायरेक्शन। ऑब्वियसली टॉर्शन अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ही होती है सिर्फ। सो ट्विस्ट उसका डेफॉर्मेशन है। हर एक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग डेफॉर्मेशन के दरमियान एक्शन डेफॉर्मेशन कर्व होती है। ठीक है, यानी वो रिलेशनशिप होता है जो इस पी को एक्सियल शॉर्टनिंग में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, सो नॉन लीनियर एक्शन जो है, नॉन लीनियरिटी इन 6 के 6 एक्शंस की के अंदर डिफाइन करवाई जा सकती है। यानी मेरी एक अगर कॉलम है मेरे पास, तो मैं कह सकता हूं कि इसकी एक्सियल फोर्स और एक्सियल शॉर्टनिंग में जो रिलेशनशिप है वो नॉन लीनियर हो सकता है। इसके मोमेंट और रिजल्टिंग रोटेशन में जो बिहेवियर है वो नॉन लीनियर हो सकता है दोनों डायरेक्शंस में। शेयर फोर्स और शेयर डेफॉर्मेशन जो इस कॉलम पे आ रही है, इनके दरमियान बिहेवियर भी नॉन लीनियर हो सकता है। और टॉर्शन और ट्विस्ट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो नॉन लीनियर हो सकता है। सो विच मीन्स कि किसी एक फ्रेम एलिमेंट के लिए 6 एक्शंस हैं जिनको आप नॉन लीनियर बना सकते हैं। लेकिन ये 6 के 6 इकट्ठे नॉन लीनियर बनाना या इवन कंसिडर भी करना जरूरी नहीं है। यानी हमें पता है कि ये 6 के 6 का जो कॉम्बिनेशन है ये हर एलिमेंट के लिए सिग्निफिकेंट नहीं होता। आई थिंक ये आप ऑलरेडी जानते होंगे कि PM2 और M3, इन तीन का जो कॉम्बिनेशन है ये कॉलम्स के लिए सिग्निफिकेंट है, बाई एक्सियली बेंडेड कॉलम्स के लिए। ठीक है, यानी ऐसा कॉलम जो दोनों तरफ बेंड हो सकता हो, दोनों एक्सिस के अलोंग, और उस पर एक्सियल लोड भी हो, तो ये तीन का कॉम्बिनेशन उसके लिए सिग्निफिकेंट है, बाकी तीन में भी सिग्निफिकेंट ना हो। अगर सिर्फ M3 आ रहा है किसी एलिमेंट पे, तो इसका मतलब वो सिर्फ एक प्योर बेंडिंग के अंदर है, और आमतौर पे बीम्स प्योर बेंडिंग में होती हैं, उनमें एक्सियल लोड भी सिग्निफिकेंट नहीं होता और बाकी एक्शंस भी। सो लिहाजा M3 का मतलब है बीम, PM2 M3 का मतलब है कॉलम, और ऑब्वियसली शेयर फोर्सेस भी इनमें सिग्निफिकेंट हो सकती हैं। ठीक है, सो फाइबर मॉडलिंग जिसका जिक्र हम अभी कर रहे हैं वो शेयर फोर्स और शेयर डेफॉर्मेशन के दरमियान जो ये वाले दो इफेक्ट हैं, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है ये नॉन लीनियर कंसिडर नहीं करती अप्रोच। ये अप्रोच टॉर्शन और ट्विस्ट के दरमियान भी नॉन लीनियर इफेक्ट को काउंट नहीं करती। ये अप्रोच सिर्फ एक्सियल फ्लेक्सुरल बिहेवियर को नॉन लीनियर बनाती है।
और इसी तरह फिर प्लास्टिक हिंज में भी हम जाएंगे तो मैं बताऊंगा कि आपको कि उसमें कौन सी अप्रोच है प्लास्टिक हिंज के अंदर, या कौन सी हिंज टाइप है जो किस एक्शन और किस डेफॉर्मेशन को नॉन लीनियर बना देती है सॉफ्टवेयर के अंदर। सो फाइबर मॉडलिंग समरी क्या हुई कि सिर्फ एक्सियल फ्लेक्सुरल बिहेवियर को नॉन लीनियर बनाने के लिए इस्तेमाल होगी फाइबर मॉडलिंग। अगर आपने शीयर फोर्स और शीयर डेफॉर्मेशन के दरमियान बिहेवियर को भी किसी कॉलम बीम वगैरह के लिए इन इलास्टिक बनाना है तो फिर आपको फाइबर मॉडलिंग के अलावा कोई एडिशनल फिर मॉडलिंग अप्रोच भी उस स्पेसिफिक कॉलम में या बीम में डालनी पड़ेगी। ठीक है, आज हम सिर्फ बात करेंगे अभी पीएम इंटरेक्शन की। लेकिन ये जो 6 एक्शंस की मैंने लिस्ट और फिर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग 6 डेफॉर्मेशंस की लिस्ट बताई है, एग्जैक्टली जो आपको नॉन लीनियर एलिमेंट्स अवेलेबल हैं सॉफ्टवेयर में वो इसी ऑर्डर में है। आप इन 6 के 6 को इन इलास्टिक बना सकते हैं यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ हिंजेस या एलिमेंट्स, जिनको आप कह लें एडिशनल एलिमेंट्स देने पड़ते हैं हमें, जिनको हिंजेस बोलते हैं। और वो हिंजेस फाइबर की भी हो सकती हैं और प्लास्टिक हिंजेस भी हो सकती हैं, जो दूसरी अप्रोच है। शीयर वॉल के केस में अब चूंकि बेंडिंग इसकी आउट ऑफ प्लेन डायरेक्शन में नहीं होती तो इसको सिर्फ और सिर्फ इन प्लेन डायरेक्शन में ही बेंड करने के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है। सो लिहाजा जो फाइबर्स बनेंगे वो सिर्फ एक डायरेक्शन में यूं काटे जाएंगे। ठीक है, और कुछ फाइबर्स जो हैं वो कंक्रीट के होंगे, कुछ स्टील के होंगे। बाय द वे इस फाइबर मॉडलिंग अप्रोच का एक फ़ायदा ये है कि आप किसी भी किस्म का क्रॉस सेक्शन हैंडल कर सकते हैं इससे। लेट्स से आपके पास अगर एक कॉलम है और उसमें एक स्टील सेक्शन एम्बेड हुआ है और लेट्स से रीबार्स भी हैं और लेट्स से प्री स्ट्रेस स्टील भी है, मतलब मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्रॉस सेक्शन है। तो फाइबर मॉडलिंग के केस में क्या होगा, सिंपली आप इसको फाइबर्स में डिवाइड करेंगे और अगर ये कॉलम है तो दोनों डायरेक्शंस में करेंगे। तो बस इस इन फाइबर के जो फाइबर कंक्रीट का है उसको कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर दे देंगे, जो स्ट्रक्चरल स्टील का है उसको स्ट्रक्चरल स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर दे देंगे, जो रीबार है उसको रीबार का स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर दे देंगे। सो फाइबर मॉडलिंग के लिए जो इनपुट चाहिए वो मटेरियल की स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर है। ये अगर हर मटेरियल के किसी भी मटेरियल के लिए अवेलेबल है तो वो आप उसका नॉन लीनियर मॉडल बना सकते हैं अपने परफॉर्म 3D में या ई टैब्स में। सो अब अगर आप ये देखें कि इसके फर्दर फायदे, फॉर एग्जांपल आप के केस में लेट्स से ये कॉलम है और उसमें या बीम है लेट्स से, और बीम में टॉप के ऊपर ये सारे कंप्रेशन बार्स हैं और कंप्रेशन में आपको पता है कि बार्स बकल भी हो सकती हैं और आप लेट से चाहते हैं कि मैं ये बार बकलिंग को भी सॉफ्टवेयर में मॉडल करूं एक्सप्लिसिटली। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप इन स्पेसिफिक बार्स का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो टेंशन लेट से टॉप पर है तो टेंशन में तो पूरा दे देंगे, कंप्रेशन में जो आपका क्रिटिकल बकलिंग लोड है वहां तक आप जाएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे, वहीं से इसको फेल करवा देंगे, विच मीन्स कि आपने बार बकलिंग को इम्प्लिसिटली मॉडल कर लिया है। अब अगर बार बकल होती है असल में यानी आपके मॉडल में कंप्रेशन की वैल्यू इस नंबर से आगे जाएगी तो मॉडल बताएगा कि ये बार टॉप वाली फेल हो चुकी है। तो यूं आप बार स्लिप को भी मॉडल कर सकते हैं। कोई भी फिनोमेना जो आपके ख्याल में कॉम्प्लेक्स है वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को मॉडिफाई करके हैंडल किया जा सकता है क्रॉस सेक्शन की एनालिसिस में। और जैसे मैंने टॉप पे बताया कि हर कॉम्प्लेक्सिटी लेवल का क्रॉस सेक्शन डिफाइन किया जा सकता है, मॉडल किया जा सकता है। आप चाहते हैं कि आपने कोई FRP की शीट रैप की है इसके गिर्द और वो आप मॉडल करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ FRP का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व चाहिए, बाकी आप ये एक लेयर छोटी सी डाल दें जो भी थिकनेस है उसकी FRP की फाइबर्स की। इसी तरह कोई भी इफेक्ट आप मॉडल करना चाहें वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको बस उसकी पता होनी चाहिए। सर तो इसमें एक क्वेश्चन जी है मेरा। जी जी बिल्कुल बताइए। सर पिछली स्लाइड पे काइंडली। सर अभी आपने बताया कि हम किसी भी बार का चेक कर सकते हैं कि फेलियर इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से कि ये फेल हुई है, ये फेलियर किसकी वजह से हुआ है। जब हम परफॉर्म में करते हैं तो हम उसे मॉनिटर फाइबर देते हैं 4 कॉर्नर्स पे, लेकिन जब वो फेल होता है तो वो मतलब रेड कलर में शो करता है। अब हम उसको फर्दर चेक कर सकते हैं कि इसमें फर्दर किस बार के किस बिहेवियर की वजह से ये फेल हुआ है। जी जी बिल्कुल, असल में देखें आपने लेट से
अब मैं इस सवाल को जनरलाइज कर लेता हूँ, जो लोग ये परफॉर्म 3D और इन चीज़ों से वाकिफ नहीं भी हैं। लेट से आपके क्रॉस सेक्शन में ये फाइबर्स हैं, ठीक है, और अब सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है कि हर फाइबर को एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दी हुई है आपने, ठीक है, ये आपने इनपुट दी हुई है। अब आपने अप्लाइड लोडिंग लगाई, स्ट्रक्चर नॉन लीनियर रेंज में गया, या डायनामिक लोडिंग है या स्टैटिक लोडिंग है, जो भी है, तो आफ्टर द एनालिसिस आप उसी फाइबर पे जाके देख सकते हैं कि अप्लाइड लोडिंग ने उस फाइबर का जो फोर्स डेफॉर्मेशन है वो कहाँ तक लेकर गया है। यानी देखें, ये कर्व तो आपने दी थी इनपुट, ये आपने सॉफ्टवेयर को बताया था कि इस फाइबर के अंदर सिग्मा और एप्सिलॉन का जो रिलेशनशिप है वो ये शक्ल फॉलो करो। अब अप्लाइड लोडिंग जब आई तो उसकी वजह से कोई सिग्मा एप्सिलॉन प्रोड्यूस हुआ, उससे कोई सिग्मा प्रोड्यूस हुआ, तो सॉफ्टवेयर आपको एक आउटपुट कर्व भी रिपोर्ट करेगा उसी फाइबर की, और वो आउटपुट कर्व आप कंपेयर कर सकते हैं इनपुट से। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर आपको कहेगा कि लेट से ये कर्व लेट से दे दिया इसने आउटपुट के तौर पे। इसका मतलब है आपको ये पता चल गया कि ये वो लेवल है स्ट्रेन का और उसके कॉरिस्पॉन्डिंग स्ट्रेस का जो अप्लाइड लोडिंग के नतीजे में डेवलप हुआ है इस स्पेसिफिक फाइबर के अंदर। तो अगर लेट से आपने, अगर आप कहते हैं कि बकलिंग की एग्जांपल लेते हैं, आपने जो इनपुट दिया हुआ था, लेट से ये एक फाइबर है जो बकल कर सकता था, और आपने इसको जो इनपुट दी है वो ऐसी दी है कि टेंशन में तो पूरी कैपेसिटी दी, कंप्रेशन में आपने बस हाफ कैपेसिटी दी, जो भी बकलिंग लोड था उसके बाद इसको फेल करा दिया। अब लेट से आफ्टर द एनालिसिस ये रेड हो जाता है और आप इस स्पेसिफिक फाइबर के रिजल्ट्स में जाके देखते हैं कि आउटपुट कर्व आपको रिपोर्ट की हुई है इस तरह की, ठीक है, कि टेंशन में तो ये इलास्टिक ही रहा, आगे तो गया ही नहीं नॉन लीनियर रेंज में, लेकिन कंप्रेशन में ये फेल हो जाता है। तो आप इनपुट कर्व और आउटपुट कर्व का कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि आप असल में हुआ क्या है, कौन सा फेलियर मोड जो आपकी तवक्को थी वो अचीव हो गया। तो इनपुट कर्व में आप हर फेलियर मोड को एक्सप्लिसिटली डालने की कोशिश करते हैं, और एनालिसिस आपको बताता है कि इनमें से कौन सा फेलियर हो गया और कौन सा नहीं हुआ अंडर दैट पर्टिकुलर अप्लाइड लोडिंग। ठीक है आई सर। होप के आपको क्लियर हो गया। सो अब आपको आइडिया हो गया कि हम कैसे एक्सियल फ्लेक्सुरल नॉन लीनियरिटी को बीम में या कॉलम में या शीयर वॉल में अकाउंट कर सकते हैं। और ये हम बड़ा बेसिक सी अभी डिस्कशन कर रहे हैं, जाहिर है कि अभी हम उस लेवल पे नहीं गए कि हम स्लिप को मॉडल करें या कोई स्पेशल नॉन लीनियर बिहेवियर मॉडल करें। अभी हम सिर्फ क्रैकिंग, क्रशिंग, इन चीज़ों की बात कर रहे हैं जो कि टिपिकल फेलियर मोड्स हैं। स्टील बार का यील्डिंग है और कंक्रीट का जो है वो क्रैकिंग या क्रशिंग है, टेंशन और कंप्रेशन में रिस्पेक्टिवली। सो शीयर वॉल्स के लिए बाय द वे फाइबर्स को इस्तेमाल करके डिफरेंट मॉडलिंग अप्रोचेस प्रपोज की गई हैं। सो ये जॉन वॉलस, जिनका आरसी शीयर वॉल्स पे बहुत काम है, उन्होंने ये मल्टी वेरिएबल लाइन एलिमेंट मॉडल प्रपोज किया शीयर वॉल्स के लिए, जो फाइबर मॉडलिंग को यूज़ करता है, मल्टी वेरिएबल लाइन एलिमेंट मॉडल। और ये मॉडल सिंपली ये कहता है कि आप अगर लेट से ये एक शीयर वॉल का पैनल है, ठीक है, और जाहिर है कि इसमें ये आप साइड व्यू देख रहे हैं, मतलब ये कि उसकी एलिवेशन देख रहे हैं, क्रॉस सेक्शन तो जाहिर है कि ऐसे एक जो है वो थिन सी लेग होगी। सो आप इसमें यूं करें कि थ्रू आउट द लेंथ आप फाइबर्स इस्तेमाल करें, तो ये अब ये फाइबर्स हैं, ये जो लाइंस हैं ये फाइबर्स हैं, ठीक है, और जाहिर है कि अगर क्रॉस सेक्शन देखें तो वो इस तरह का कुछ होगा ऐसे। तो अब ये यूं फाइबर्स में डिवाइड किया हुआ है, कोई फाइबर स्टील का है, कोई कंक्रीट का है, डिपेंडिंग अपॉन जो इसमें रीइंफोर्समेंट थी, ठीक है। और टॉप के ऊपर और बॉटम के ऊपर जो लेवल्स हैं, लेवल M-1 और लेवल M, यानी जो एक स्टोरी होगी या निचली स्टोरी होगी, सो उसके ऊपर जितने भी ये नोड्स हैं, यानी जो फाइबर्स के किनारे हैं, उनको कंस्ट्रेन करें एक रिजिड लिंक से, ठीक है, और नीचे भी एक रिजिड लिंक हो और ऊपर भी एक रिजिड लिंक हो, और उनके दरमियान में ये फाइबर्स चल रहे हैं। और इन फाइबर्स ने तो एक्सियल फ्लेक्सुरल बिहेवियर नॉन लीनियर बनाना है या मॉडल करना है। शीयर बिहेवियर के लिए वो ये कहते हैं कि आप टॉप के रिजिड लिंक और बॉटम के रिजिड लिंक को एक शीयर स्प्रिंग से मॉडल करें, एक लेटरल डायरेक्शन का स्प्रिंग हो,
और इस स्प्रिंग का एक फोर्स और डेफॉर्मेशन बिहेवियर हो, FD कर्व हो। अगर आप चाहते हैं कि शेयर को नॉन लीनियर बनाना है तो इसको नॉन लीनियर बिहेवियर दे दें डिपेंडिंग अपॉन आपकी रिक्वायरमेंट, और आम तौर पे इसको लीनियर ही रखा जाता है बिकॉज शेयर बिहेवियर कैटास्ट्रॉफिक फेलियर कॉज करता है और उसका नॉन लीनियर मॉडल बनाना थोड़ा ट्रिकी होता है, डेंजरस भी हो सकता है। जाहिर है कि शेयर जो है वो एक स्लाइटली लेस अंडरस्टूड फिनोमेना है। सो वो ये कहते हैं कि शेयर बिहेवियर को एक लीनियर स्प्रिंग से मॉडल करें। अगर ये पैनल जो है ये डायमंड शेप में शेयर की वजह से डिफॉर्म करना चाहेगा तो जो रेजिस्टेंस ये पैनल आपको प्रोवाइड करेगा वो ये स्प्रिंग से आ रही होगी। लेकिन अगर ये पैनल इन प्लेन बेंड करना चाहता है, लेट से यही जो टॉप के ऊपर रिजिड लिंक है, जाहिर है जब ये पैनल बेंड करेगा तो कुछ हो सकता है इसकी ये शेप बन जाए, ठीक है, और बॉटम पे हो सकता है इसकी यू शेप बन जाए, ठीक है। सो जो भी बेंडिंग आएगी, जो भी मोमेंट इस पर आएगा, लेट से आ जाता है मोमेंट इस तरह का इस एक्सिस में, तो जाहिर है ये वाले फाइबर्स शॉर्टन हो जाएंगे, इधर वाले फाइबर्स जो हैं वो इलोंगेट हो जाएंगे, तो कुछ इस तरह की शेप बनेगी। ये जो रिजिड लिंक है ये फाइबर्स के प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन को इंश्योर करेगा। और अब इन फाइबर्स में कंप्रेशन आ गई है, इन फाइबर्स में टेंशन आ गई है। अब हर फाइबर को अपना स्ट्रेस स्ट्रेन यूनी एक्सियल स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर दिया हुआ है हमने। सो अब जिस फाइबर का जो बिहेवियर है उसके मुताबिक स्ट्रेन को स्ट्रेस में कन्वर्ट कर लें। अगर नॉन लीनियर बिहेवियर दिया है तो नॉन लीनियर स्ट्रेस आ जाएगा। जिस फाइबर में स्ट्रेन जो है वो यील्ड से आगे चली गई, उस फाइबर में सॉफ्टवेयर रिपोर्ट कर देगा कि ये फाइबर यील्ड कर गया है या क्रैक कर गया या क्रश कर गया, जो भी ये हमने स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर में डिफाइन करवाया होगा। सो ये समरी है फाइबर मॉडलिंग की कि एक्चुअल क्रॉस सेक्शन हमारे पास होता है, हम उसको कंक्रीट के और स्टील के फाइबर्स में डिवाइड कर लेते हैं, और जितने छोटे फाइबर्स बनाएंगे उतना बिहेवियर अच्छा कैप्चर हो जाएगा। और अब कंक्रीट और स्टील के फाइबर्स बनाने में ये फैसिलिटी है कि इन फाइबर्स को जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया जाए वो नॉन लीनियर दे दिया जाए, तो यूं नॉन लीनियर बिहेवियर एक्चुअल क्रॉस सेक्शन का कैप्चर हो जाएगा मॉडल के अंदर। अब इसका मतलब है कि अगर फाइबर मॉडलिंग की बात की जाए तो वो 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। नंबर 1, डिफाइन द मटेरियल, डिफाइन मटेरियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स, क्योंकि ये बेसिस हैं फाइबर मॉडलिंग की। पहले नंबर पे ये डिफाइन करेंगे तो फिर आगे चलेंगे। नंबर 2 ये कि डिफाइन फाइबर सेक्शन, फाइबर सेक्शन मतलब ये कि फाइबर को काटें, फाइबर्स के अंदर सॉरी क्रॉस सेक्शन को डिवाइड करें फाइबर्स के अंदर। सो डिफाइन फाइबर सेक्शन, वो जो एक इस तरह का क्रॉस सेक्शन बार बार बना हुआ नजर आ रहा है आपको, जिसमें ये डिवीजन हुई हुई है, उसको फाइबर सेक्शन बोलते हैं। तो ये काम करें कि आप अपने क्रॉस सेक्शंस को जो भी है बीम, कॉलम, शियर वॉल, उनको फाइबर्स में तकसीम करें। ये सेकंड स्टेप है, ठीक है। और जाहिर है कि इसमें ये इंक्लूडेड है कि हर फाइबर को उसका एरिया और उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व असाइन करें, ठीक है। सो इसमें मैं लिख देता हूँ प्लस असाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टू ईच फाइबर, ईच फाइबर। और जाहिर है इसमें एक दो चीज़ें और भी शामिल हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी प्लस उसका एरिया भी, यानी वो कितना बड़ा या छोटा फाइबर है क्रॉस सेक्शन के अंदर, प्लस उसकी लोकेशन भी, यानी जो क्रॉस सेक्शन के अपने एक्सेस हैं सेंटर से जो पास कर रहे हैं उसके विद रिस्पेक्ट ये कहाँ पे लाई करता है, ठीक है। सो ये सारा काम ऑटोमेटेड हो जाएगा ई टैब्स में, परफॉर्म में ये काम मैनुअली करना पड़ता है। और थर्ड स्टेप क्या होगा, लास्ट स्टेप, कि आप ये जो फाइबर सेक्शंस बना लिए हैं ये असाइन कर दें मेंबर्स को, जिस तरह क्रॉस सेक्शन असाइन करते हैं मेंबर को, फाइबर सेक्शन भी आप असाइन करते हैं मेंबर को। सो थर्ड स्टेप इज असाइन फाइबर सेक्शन टू मेंबर्स, ठीक है। उसके बाद वो मेंबर भी इन इलास्टिक बन जाएगा, असाइन फाइबर सेक्शंस टू मेंबर्स। तो ये 3 स्टेप का प्रोसेस है, चाहे बीम है, कॉलम है, स्लैब है। ई टैब्स में ये तीनों स्टेप बहुत इजी हैं, विद इन 5 मिनट्स आप ये तीनों काम कर सकते हैं बिकॉज उसमें ये सारी डेफिनेशंस ऑटोमेटेड हैं। ऑब्वियसली रिकमेंड तो ये नहीं किया जाएगा कि आप वो 5 मिनट्स में ही कर लें, बिकॉज आपको हर स्टेज पर वेरिफिकेशन करनी है और देखना है कि इनपुट सही जा रही है या नहीं। जितना इनपुट डिफाइन करने में टाइम लगाएंगे वो टाइम आपको पे ऑफ हो जाएगा
जब आप रिजल्ट्स एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको हर रिजल्ट, चूंकि इनपुट आपके जेहन में होगी तो आउटपुट भी समझ आती जाएगी साथ ही। सो पहला स्टेप देखते हैं, मटेरियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डिफाइन करवाना, कंक्रीट की, स्टील की, या जो भी आपके क्रॉस सेक्शन की हैं। सो जाहिर है कि अगर कंक्रीट होगा तो वो ऐसा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व उसको दिया जाएगा, ठीक है, इनपुट के तौर पे, ये जो ब्लैक लाइन है जैसे कि। सो अगर कंक्रीट क्रैक हो रही है, यील्ड हो रही है, क्रश हो रही है कंप्रेशन में, या टेंशन वाली साइड भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो वो कुछ इस किस्म की हो जाएगी। सो ये टेंशन है, ये कंप्रेशन है। सो अब इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व चूंकि आप ये रोज़ अपनी लैब में बना सकते हैं, किसी भी कंक्रीट का ये डेवलप कर सकते हैं, तो अक्सर मैं क्लास में कह देता हूँ कि इसका हर पॉइंट असल में डैमेज की एक फिजिकल डिस्क्रिप्शन आपके जेहन में प्रोड्यूस करता है। मतलब आपको पता है कि अगर अब मेरा जो कंक्रीट सैंपल है वो इस पॉइंट पर है तो वो इंटैक्ट है, उसमें कोई अभी डैमेज के आसार नहीं है। लेकिन अगर इस पॉइंट पर है तो इसका मतलब है वो शायद इनिशियल क्रैकिंग उसने स्टार्ट कर दी है, बिकॉज स्ट्रेट लाइन से वो डेविएट कर गया है। और अगर इस पॉइंट पे है तो इसका मतलब है वो बस अबाउट टू कंप्लीटली फेल है। और अगर किसी इस पॉइंट पर है तो मतलब वो ऑलरेडी फेल के रास्ते में है और यहाँ पर आके वो सडनली फेल हो जाता है, लेट से। तो इस फाइबर मॉडलिंग का एक फ़ायदा ये भी है कि आप जब इनपुट अपनी फिजिकल जो आपकी इंट्यूशन है उसके मुताबिक इनपुट दे रहे हैं, तो आपके रिजल्ट्स भी जब आएंगे तो भी आप उनको फिजिकली इंटरप्रेट कर सकेंगे इजीली। फॉर एग्जांपल आफ्टर द एनालिसिस, लेट से ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपने किसी एक फाइबर को दे दिया, किसी एक कॉलम के अंदर कोई एक फाइबर था। आफ्टर द एनालिसिस सॉफ्टवेयर ने आपको बताया कि आपका जो एक्चुअल लोडिंग थी उसने इसको बस यहाँ तक पहुँचाया है। ये जो रेड डॉट यहाँ पे लेट से मैं शो कर रहा हूँ, ये पॉइंट है लेट से। तो इसका मतलब है आपने फिजिकली एक इनसाइट हासिल कर ली कि ये वाला फाइबर अभी इसमें थोड़ी सी मजीद स्ट्रेस लेने की गुंजाइश थी, तो अप्लाइड लोडिंग ने इसको यहाँ तक पहुँचाया है। तो अप्लाइड लोडिंग की वजह से ये फाइबर मोस्टली सेफ रेंज में है अभी। लेकिन अगर कोई फाइबर यहाँ पर पहुँच जाता है अप्लाइड लोडिंग की वजह से, तो आपको फौरन पता चल गया कि इस लोडिंग में तो ये फाइबर क्रश ही हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। सो रिजल्ट्स भी उसी तरह फिजिकली इंटरप्रेट किए जा सकेंगे। स्टील होगा अगर कोई फाइबर, तो जाहिर है उसको स्टील की तरह का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देंगे। आप ये खुद फैसला करेंगे कि स्ट्रेन हार्डनिंग एज्यूम करनी है या नहीं करनी, कितने परसेंट करनी है, ठीक है। सो जो भी आप कर्व देंगे इनपुट के तौर पे वो आप उसको ऑन करेंगे पूरी तरह से, उसको जस्टिफाई करने के काबिल होना चाहिए आपको। सो ये चैलेंज छोड़ते हैं, ये परफॉर्म के कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं फाइबर मॉडलिंग के। सो हम डायरेक्टली ही टैब्स पे जाते हैं, सो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि सिर्फ आपने मोनोटोनिक बैकबोन कर्व ही नहीं देनी होती किसी फाइबर की, बल्कि कंप्लीट साइक्लिक बिहेवियर देना होता है। तो अगर आप कंक्रीट को सिग्मा और एप्सिलॉन का रिलेशनशिप दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं, तो सिर्फ यही कर्व नहीं देनी बल्कि इसका बताना है, आपने रूल भी बताना है अनलोडिंग और रीलोडिंग का। इसको कहते हैं हिस्टेरेटिक बिहेवियर। ये जो अनलोडिंग और रीलोडिंग का जो रूल होता है, हिस्टेरेटिक बिहेवियर। तो क्योंकि देखें अगर साइक्लिक लोडिंग होगी जैसे अर्थक्वेक है, तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि एक लोडिंग ने आपके फाइबर को लेट से यहाँ पर पहुंचा दिया और फिर अगले ही लम्हे वो लोडिंग चूंकि डायनामिक है लेट से, तो वो रिवर्स, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। तो अब वो फाइबर जो ऑलरेडी स्ट्रेस में यहाँ तक पहुंच चुका है, वो अनलोड कैसे होगा? क्या उसी इनिशियल लाइन को फॉलो करके होगा या इनिशियल स्टिफनेस को फॉलो करके होगा? और लेट से अनलोड हो जाता है और फिर रीलोड होके होने में वो क्या लाइन फॉलो करेगा? तो अनलोडिंग और रीलोडिंग का जो रूल है, यानी कंप्लीट साइक्लिक बिहेवियर जो होता है, ये भी आपने डिफाइन करवाना होता है एज पार्ट ऑफ डिफाइनिंग अ फाइबर या एज पार्ट ऑफ डिफाइनिंग अ मटेरियल। तो उसको कहते हैं हिस्टेरेटिक बिहेवियर। अब ये बिहेवियर्स तो बीसीओ हैं जो डिफरेंट किस्म के मटेरियल्स के लिए प्रपोज किए गए हैं, और ज़ाहिर है ये एक्सटेंसिव टेस्टिंग की बेस पे प्रपोज किए गए होंगे। सो ई टैब्स में ये सिर्फ चंद 5-6 रूल्स अवेलेबल हैं, आपको उन्हीं में से कोई सेलेक्ट करना पड़ता है। परफॉर्म में जो अनलोडिंग कर्व है वो बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियल लोडिंग के मतलब वही स्टिफनेस फॉलो होती है बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन आप साइकिल बाय साइकिल इस कर्व को डिग्रेड करवा सकते हैं यूजिंग अ डिग्रेडिंग काइंड ऑफ अ स्ट्रेस स्ट्रेन मटेरियल मॉडल।
लेकिन ई टैब्स में 5-6 बस ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस हिस्टेरेटिक बिहेवियर की। सो जब आप ये कर्व डिफाइन करवाएंगे, ये कर्व के पॉइंट्स देंगे, तो साथ ये रूल भी सेलेक्ट करेंगे लिस्ट में से। सो फाइबर हिंजेस या फाइबर अप्रोच के अलावा जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स होती हैं मटेरियल की, उनका रोल एक और जगह पे भी है और वो हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, वो है लेयर्ड शेल एलिमेंट में। लेयर्ड शेल एलिमेंट भी एक ई टैब्स और सैप में एक एलिमेंट है जो मटेरियल का इन इलास्टिक बिहेवियर शेयर वॉल या शेल एलिमेंट के लेवल पे अकाउंट करता है। लेकिन ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है, हम सिर्फ फाइबर हिंजेस में जो इनका रोल है वो देखेंगे फाइबर मॉडलिंग के अंदर बेसिकली। सो स्टील के लिए कुछ इस किस्म का बिहेवियर देंगे, कंक्रीट के लिए वो कंप्लीट बिहेवियर देंगे। सो अभी हम सॉफ्टवेयर पे जाते हैं और ये मैं आपको दिखाता भी हूँ, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट टर्म एक्सप्लेन करना ज़रूरी है और वो है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का ये मतलब है कि आपने एक तो पहली ये बात कि एग्जैक्टली इसको जब भी ये वर्ड आया फौरन ज़हन में एक और लफ्ज़ ले आए, कैपेसिटी। ठीक है, इसको कैपेसिटी भी कहा जा सकता था, बट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी एक मीनिंगफुल वर्ड है। इसका मतलब सिंपली ये है कि हर नॉन लीनियर कंपोनेंट जो आपने उसमें डाला है अपने मॉडल में, चाहे वो फाइबर है चाहे वो कोई प्लास्टिक हिंज है, वो क्या वैल्यूज हैं उस फाइबर की या उस नॉन लीनियर हाइपोथेटिकल एलिमेंट की जो हमें एक्सेप्टेबल होंगी। ठीक है, सो अगर फाइबर की बात करें तो जो प्राइमरी इनपुट जा रही है वो फाइबर का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जा रही है ना, सिग्मा और एप्सिलॉन। ये कर्व आपने दे दी, जाहिर है कि आप इसका एक एक नुक्ता नहीं डिफाइन कराएंगे, आप एक ये करवा लेंगे, एक ये करवा लेंगे, एक ये करवा लेंगे, वो खुद ही सॉफ्टवेयर उनको जोड़ के कर्व बना लेगा। सो अब आप इसी कर्व के ऊपर सॉफ्टवेयर को ये भी बताएंगे कि वो क्या वैल्यूज हैं स्ट्रेन की, यानी एक्स डायरेक्शन में जो डेफॉर्मेशन है या डेफॉर्मेशन की जो मुझे एक्सेप्टेबल है। ठीक है, सो 3 लेवल्स जो हैं वो ऑलरेडी डिफाइन किए गए हैं, आईओ, एलएस और सीपी। ये 3 ऐसे समझ लें कि टेम्पलेट्स हैं डैमेज के या परफॉर्मेंस के, इनको परफॉर्मेंस लेवल्स कहते हैं। ठीक है, कि यानी आपका जो नॉन लीनियर मॉडल है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। हर नॉन लीनियर एलिमेंट के लिए आप उसकी परफॉर्मेंस को 3 लफ्जों में बयान कर सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि ये आईओ पर है, या इसकी परफॉर्मेंस आईओ है, या इसकी परफॉर्मेंस एलएस है या सीपी है। और आई थिंक आप ऑलरेडी जानते हैं इमीडिएट ऑक्यूपेंसी, लाइफ सेफ्टी, कलैप्स प्रिवेंशन, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनका यूं समझ लें कि डैमेज ज़्यादा हो रहा है। आईओ का मतलब है कि आपका जो भी नॉन लीनियर कंपोनेंट है वो अभी इंटैक्ट है। लाइफ सेफ्टी का मतलब माइनर डैमेज, सीपी का मतलब ऑलमोस्ट डैमेज के करीब है, अल्टीमेट डैमेज के करीब है। सो पूरा स्ट्रक्चर भी आईओ, एलएस और सीपी हो सकता है, लेकिन यही आईओ, एलएस और सीपी आपने एक एक नॉन लीनियर कंपोनेंट के लिए डिफाइन करवाने हैं सॉफ्टवेयर में। इनका एनालिसिस में कोई रोल नहीं है, तो ये मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां लिख देता हूं, नो रोल इन एनालिसिस। ये एनालिसिस का रोल तो वो इनपुट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का है जो आप फाइबर के केस में दे देंगे। सो एनालिसिस में इनका कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ 3 नुक्ते हैं जो आपने कर्व के ऊपर जो भी नॉन लीनियर कर्व दी है, चाहे प्लास्टिक हिंज की कर्व है चाहे फाइबर की कर्व है, उसके ऊपर 3 नुक्ते आपने डिफाइन करवा देने हैं। उनको आईओ, एलएस और सीपी कह देना है, ताकि सॉफ्टवेयर को ये पता चल जाए कि ये वो 3 लेवल्स हैं जो मॉनिटर करने हैं, जो एनालिसिस के बाद आपसे यूजर पूछेगा कि वो बीम्स दिखा दें जिनमें फाइबर्स आईओ से आगे चले गए, या वो कॉलम्स दिखा दें जिनमें फाइबर्स एलएस से आगे चले गए हैं या सीपी पे चले गए हैं। तो ये 3 हमारे परफॉर्मेंस के लेवल्स हैं। ठीक है, सो अब अपनी मर्जी है हमारी, बिकॉज अगर तो हम किसी स्टैंडर्ड कोई क्राइटेरिया फॉलो कर रहे होते मॉडलिंग का, जैसे कि प्लास्टिक हिंज मॉडलिंग के डिफरेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं जो आपको इनके नंबर्स प्रोवाइड करते हैं। हम तो अभी कर रहे हैं फाइबर मॉडलिंग जो बिल्कुल क्रूड रॉ लेवल के ऊपर मटेरियल ही को नॉन लीनियर बना रहे हैं, तो लिहाजा उस मटेरियल के नॉन लीनियर कर्व यानी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को तो हम रोज टेस्टिंग के जरिए हासिल कर लेते हैं। सो उनके ऊपर आईओ, एलएस और सीपी को डिफाइन कराने के लिए हमें कोई स्टैंडर्ड या कोई इंटरनेशनल गाइडलाइन नहीं चाहिए। हमें वैसे ही पता है
कि पहली दफ़ा जब कंक्रीट क्रैक करेगा तो उसको मैं आईओ कह सकता हूँ फिजिकली। तो इस स्ट्रेन को, जो भी मेरे कंक्रीट के लिए ये स्ट्रेन है, ये आप आईओ के अंदर दे दें। इसको आप दे दें एलएस के अंदर के जिसमें माइनर डैमेज है कंक्रीट का, और बिल्कुल अल्टीमेट डैमेज से थोड़ा पहले जहाँ पर ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा उसको सीपी का नाम दे दें। उसकी जो भी स्ट्रेन बनती है और एलएस की जो भी स्ट्रेन बनती है, ये तीन स्ट्रेन की वैल्यूज जो हैं ये भी आपने इनपुट में देनी है। सो अभी ये जो फॉर्म आया था ई टैब्स का जिसमें आप वाकई नॉन लीनियर मॉडल इनपुट करते हैं, उसमें ये देखें आईओ, एलएस और सीपी की स्ट्रेन्स टेंशन में और कंप्रेशन में आपको देनी होती हैं। ठीक है, ये एनालिसिस पे अगेन आई रिपीट कि कोई इफेक्ट नहीं करेंगी। ये बाद में जब एनालिसिस रन हो जाएगा तो बाद में ये सॉफ्टवेयर हमें दिखाएगा कि कौन सी एलिमेंट्स हैं जो आईओ पर हैं, कौन से एलएस पर हैं, कौन से सीपी पर हैं, और उसका फैसला वो इन नंबर्स की बेस पे करेगा जो हमने दिए होंगे। बेसिकली सॉफ्टवेयर एक डीसी रेशो कैलकुलेट करेगा, डिमांड, ठीक है, और कैपेसिटी। अब आमतौर पे जो फोर्स बेस एनालिसिस होता था पहले, इलास्टिक एनालिसिस, उसमें ये डीसी रेशो फोर्सेस की शक्ल में होती थी। फॉर एग्जांपल शेयर डिमांड वी यू ओवर वी एन जो शेयर कैपेसिटी है, एम यू ओवर एम एन मोमेंट डिमांड ओवर मोमेंट कैपेसिटी। अब नॉन लीनियर एनालिसिस में ये जो डीसी रेशोज हैं ये डेफॉर्मेशंस की शक्ल में होती हैं, और अगर फाइबर की यूज करेंगे तो फिर ये स्ट्रेन्स की शक्ल में होंगी। एप्सिलॉन यू जो किसी स्पेसिफिक फाइबर में अप्लाइड लोडिंग की वजह से पैदा हुआ, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन कैपेसिटी, और एप्सिलॉन कैपेसिटी आपने 3 दी हुई हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर आपको एक ही फाइबर के लिए 3 डीसी रेशियोज कैलकुलेट करेगा, एप्सिलॉन यू ओवर एप्सिलॉन आईओ जो आपने दिया होगा, एप्सिलॉन यू वही डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन एलएस, और एप्सिलॉन यू ओवर एप्सिलॉन सीपी। अगर लेट से ये वाली जो रेशो है ये लेस देन 1 है, तो इसका मतलब है आपका ये स्पेसिफिक फाइबर अभी आईओ से भी पीछे है। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो आईओ से आगे निकल गया है, लेकिन अगर ये सेकंड वाली लेस देन 1 है तो इसका मतलब है आईओ से आगे निकल गया, एलएस से पीछे है, तो आप कहीं इस रेंज में है अभी। और अगर ये ग्रेटर देन 1 आ जाती है तो इसका मतलब है आप एलएस से भी आगे चले गए, इस रेंज में है या इस रेंज में। तो सॉफ्टवेयर जो है वो एलिमेंट्स को इन 3 डीसी रेशोज की बेस पे जो स्ट्रेन की शक्ल में होंगी क्लासिफाई कर लेगा आफ्टर द एनालिसिस, अगर फाइबर मॉडलिंग यूज करेंगे। तो एक वर्ड यूज होता है डीसी मैयर। अब तो डीसी मैयर का मतलब है कि डिमांड टू कैपेसिटी रेशियो किस क्वांटिटी की शक्ल में सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर रहा है। तो फाइबर मॉडलिंग के केस में जो डीसी मैयर है वो स्ट्रेन है, ठीक है। लेकिन अगर आपने प्लास्टिक हिंज मॉडलिंग यूज की होती तो वो डीसी मैयर किसी और शक्ल में होता। जो भी नॉन लीनियर कर्व उस केस में डिफाइन करवाई होती, उसके एक्स एक्सिस पे जो डेफॉर्मेशन होती, उन डेफॉर्मेशंस की रेशियो असल में डीसी मैयर होता उस केस में। फाइबर के केस में वो स्ट्रेन्स, मटेरियल स्ट्रेन्स की शक्ल में। सो इस इंफॉर्मेशन के साथ हम अब सॉफ्टवेयर पे जाते हैं और मैं क्विकली आपको फाइबर मॉडलिंग का तरीका दिखा देता हूँ, और वो विद इन 5 मिनट्स आपको क्लियरली समझ आ जाएगा, बिकॉज आपको एक एक फाइबर यूं खुद से मैनुअली काटना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप जो है वो ऑटोमेट कर सकते हैं इस प्रोसेस को। इसी तरह मटेरियल डिफाइन करना जो पहला स्टेप था वो भी ऑटोमेट हो सकता है, फाइबर्स को डिफाइन करना भी ऑटोमेट हो सकता है, और असाइन भी क्विकली, जैसे कोई लोड असाइन करते हैं या कोई और प्रॉपर्टी असाइन करते हैं, असाइन भी फाइबर्स को, एलिमेंट्स को किया जा सकता है आराम से। सो अभी आगे डिस्कशन थोड़ी सी थी और वो इस बारे में थी जिसको हम स्किप करते हैं, कि मटेरियल के स्ट्रेस स्ट्रेन मॉडल्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, जो इम्पोर्टेंट मॉडल्स हैं जो यूज़ करने रिकमेंडेड हैं। फिर एक सैम्पल क्राइटेरिया आपको दिखाया हुआ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, चलें ये मैं क्विकली दिखा ही देता हूँ। कि लेट से देखें मैंने मैंडर्स का कंक्रीट मॉडल इस्तेमाल किया अपने कंक्रीट फाइबर्स के लिए। इसमें अगर आप यहाँ पे देखें, सो मैंडर्स का कंक्रीट मॉडल इस्तेमाल किया जो ब्लैक लाइन है। ई टैब भी ऑटोमेटिकली मैंडर की ऑप्शन देता है, यानी उसका मॉडल ई टैब में बिल्ट इन है। ठीक है, ई टैब में 2 ही ऑप्शन है, या सिंपल पैराबोलिक या यूजर डिफाइंड, और या मैंडर्स का मॉडल। सो आप ई टैब्स में वो ई टैब्स असल में हर थोड़े थोड़े फासले पे पॉइंट नहीं लेता, वो बस कुछ की पॉइंट्स ले लेता है और उन्हें मिला के वो कर्व डेवलप कर लेता है।
सो आप आई थिंक ई टैब सी का मेंडर मॉडल यूज कर सकते हैं इफ यू डिसाइड के मेंडर मॉडल इज एन एक्यूरेट मॉडल टू रिप्रेजेंट योर कॉन्क्रीट। सबसे बेस्ट तो ये है कि आपके पास एक्चुअल टेस्ट रिजल्ट्स हों, वो तो बिल्कुल एक्यूरेटली आपकी कंक्रीट को रिप्रेजेंट करेंगे। सो अब देखिए मैंने यहाँ पर आईओ जो दिया हुआ है कंप्रेशन में वो -0.00092 है, शायद कहीं यहाँ पे होगा ये 0.0092, हाँ थोड़ा सा 0.001 से पहले है। और ऑब्वियसली ये जो ग्राफ है इसमें पॉजिटिव वैल्यूज कंप्रेशन में है, नेगेटिव वैल्यूज टेंशन में है, लेकिन टेबल में नेगेटिव का मतलब है कंप्रेशन। 0022 जो है, जो कि कहीं यहाँ पर होगा या पीक के ऊपर, इसको मैंने LS कह दिया। अब ये हमें आज़ादी है, हम किसी भी पॉइंट को IO, किसी को LS और किसी को CP कह दें, लेकिन बाद में हमें याद रखना चाहिए कि हमने किस किस पॉइंट को कहा हुआ है। ठीक है, सो LS अब मेरे जहन में होगा कि मैंने जब मेरा कंक्रीट अल्टीमेट लोडिंग को पहुंच जाएगा जिसके बाद बस डिक्लाइन है, ये है मेरा LS। तो विच मीन्स कि अगर कोई भी बीम या कॉलम इस कंक्रीट का अगर LS से आगे जाता है तो मुझे फिक्रमंद होना चाहिए, बिकॉज वो ऑलरेडी अब फेलियर के रास्ते पे है, मजीद लोड नहीं ले सकता। CP जो है वो 003 मैंने कह दिया, सिर्फ ACI को फॉलो करके। वो आमतौर पे ये कहता है कि 0.003 से ऊपर का जो कंक्रीट है स्ट्रेन, उसको बस आप बिल्कुल कंसीडर ही ना करें कि वो समझें वो फेल है। सो मैं आगे भी जा सकता था, 004 पे भी जा सकता था। ठीक है, टेंशन में मैंने सिर्फ एक ही डिफाइन करवाया IO, LS और CP को मैंने डिफाइन ही नहीं करवाया, और वो मैंने रखा है आई थिंक ये पॉइंट जो पीक पॉइंट है यहाँ पे, ये जो बहुत थोड़ी सी स्ट्रेन है ये है 000132। ठीक है, सो इससे आगे जाएगा तो मैं कहूँगा कि टेंशन में कंक्रीट खत्म हो गया। ऑन सेट ऑफ टेंसाइल क्रैकिंग, ये मेरी डिस्क्रिप्शन है टेंशन के IO के लिए। ई टैब्स चूंकि ASC 41 स्पेसिफिक है, ASC 41 ने बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी डिफाइन करवाई है नॉन लीनियर मॉडलिंग के लिए, IO, LS और CP वगैरह। असल में परफॉर्म 3D आपको अलाउ करता है कि आप अपनी मर्जी के नाम रख सकें इन IO, LS और CP की जगह पे अपनी मर्जी के नाम रख सकें, क्रैकिंग, क्रशिंग, यानी वो चीज़ें जो मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखी हैं यही मैं नाम भी रख सकता हूँ उसमें परफॉर्म 3D में। लेकिन ई टैब्स में आपको यही 3 लेवल, यही 3 नाम डिफॉल्ट में इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों नामों का क्या मतलब है। और आखिरी बात, अच्छा स्टील के लिए भी एग्जांपल देख लें, मतलब मैंने जो डिफ़ॉल्ट ई टैब्स है वो बाइलीनियर काइंड ऑफ बिहेवियर देता है स्टील के लिए, लेकिन मैंने स्ट्रेन हार्डनिंग को काउंट करने के लिए थोड़ा सा इसको स्लोप दे दिया है, और फिर वही 3 IO, LS और CP कह दिए मैंने। अब जाहिर है कि इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो स्टील एक स्पेसिफिक पॉइंट पर यील्ड करता है, उस यील्ड से आगे चले गए तो आपका वो मटेरियल अब नॉन लीनियर रेंज में चला गया। तो IO जो है वो मैंने यील्ड स्ट्रेन दे दी है, कंप्रेशन में भी और टेंशन में भी। और बाकी अब यील्ड के बाद मेरे लिए तो सब बराबर है, मतलब कॉन्क्रीट स्टील तो यील्ड हो गया है, सो अब फर्दर LS और CP देने का कोई फायदा नहीं है। बट मैंने फिर भी सिर्फ बाद में चेक करने के लिए कि कौन से स्टील बार्स हैं जो सिग्निफिकेंटली यील्ड हो गए हैं और कौन से हैं जो सिर्फ जस्ट यील्ड हुए हैं, फॉर अभी करीब ही हैं यील्ड के। तो 2 टाइम्स ऑफ कंप्रेशन स्ट्रेन, 3 टाइम्स ऑफ कंप्रेशन स्ट्रेन यील्ड के कंप्रेशन को मैंने LS और CP कह दिया। सो विच मीन्स के यहाँ मेरा IO है बिल्कुल ये नुक्ते पे, थोड़ा सा आगे LS है और फिर थोड़ा सा आगे CP है। तो अब मैं कह सकता हूँ कि जो CP भी क्रॉस कर गया है वो ऑलमोस्ट फिर अब सिग्निफिकेंटली यील्ड कर गया है। ठीक है, सो लेकिन इफेक्टिवली IO असल में ज़्यादा मीनिंगफुल है स्टील के केस में। अगर आप स्ट्रेन हार्डनिंग टाइप का करवाते हैं इस तरह का, तो फिर आप इसको IO कह दें, इसको LS कह दें और इसको अल्टीमेट को CP कह दें। लेकिन ये फिर तीनों डेफिनेशंस आपके जहन में होनी चाहिए, आप जब बाद में रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करें तो इन्हीं डेफिनेशंस के तनाजुर में करें। एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि नॉन लीनियर मॉडलिंग में जो मटेरियल स्ट्रेंथ्स इस्तेमाल होती हैं, अब देखें स्ट्रेंथ्स, कैपेसिटीज या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ये एक ही तनाजुर में मैं एक ही मीनिंग में यूज कर रहा हूँ। तो कैपेसिटी का वर्ड बार बार आएगा। फाइबर मॉडलिंग में इसका मतलब है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और उसके ऊपर IO, LS और CP। तो ASC 41 ये कहता है कि आप
नॉमिनल वैल्यूज जो स्ट्रेंथ की डिफाइन की गई हैं, मसलन कंक्रीट का एफसी प्राइम है 30 मेगापास्कल, तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो पीक नंबर है ये 30 मेगापास्कल है। ये 30 मेगापास्कल की डेफिनेशन ये है कि काफ़ी सारे सैंपल आप लें, उनमें से मिनिमम ये आएगा नंबर। स्टील का अगर एफ वाई जो है वो 60 है, तो ये मिनिमम जो है वो 60 PSI या KSI है, जो मिनिमम यील्ड होगा। आम तौर पे ज़ाहिर है वैल्यूज इससे ज़्यादा होती हैं कैपेसिटी की। तो अब चूंकि नॉन लीनियर मॉडलिंग में तो आप एक्चुअल स्ट्रेंथ को टारगेट कर रहे हैं, कोई सेफ्टी फैक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि डिज़ाइन तो पर्पज़ नहीं है ना आपका, उसकी रियल परफॉर्मेंस सिमुलेट करनी है आपने। तो ASC41 ये कहता है कि आप एक एक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ इस्तेमाल करें, और एक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन ये है कि जो नॉमिनल स्ट्रेंथ के ऊपर एक फैक्टर अप्लाई कर दें जो कि एम्पलीफाई कर दे स्ट्रेंथ को। तो अब देखें, वो जो हम स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर लगाते थे ACI में, ये उसके ऑपोजिट चीज़ है बिल्कुल। इसमें आप स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं टू अकाउंट फॉर दिस फैक्ट के असल में नॉमिनल वैल्यूज मिनिमम वैल्यूज होती हैं स्ट्रेंथ की। तो कंक्रीट के लिए 1.3 है, सॉरी ASC41 में अब 1.5 आ गया, पहले 1.3 होता था, कि 30% बढ़ाएं आप कंक्रीट को और 17% बढ़ाएं स्टील को। अभी स्टील के लिए 1.25 आ गया, 25% बढ़ाएं। सो ये ASC41 की गाइडलाइंस हैं। अगर स्ट्रेंथ अवेलेबल नहीं है तो फिर आप कोई लोअर बाउंड स्ट्रेंथ इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी बिल्डिंग कितनी पुरानी है, और वो फिर वैल्यूज भी प्रेस्क्राइब करते हैं मिनिमम की। सो ये है वो हिस्टोरेटिक बिहेवियर की बात, कि आपने जब कर्व देनी है तो फिर ये इन 6 या 8 जितने भी हिस्टोरेटिक बिहेवियर्स हैं, इनमें से भी कोई असाइन करना है। तो अभी टाइम नहीं होगा कि मैं डिटेल से इन सारों के बारे में बताऊं कि ये क्या क्या इनकी शेप्स कैसी हैं, लेकिन क्विकली ये स्लाइड्स बाद में मैं शेयर कर दूंगा। बेसिकली जो मेरा प्राइमरी रेफरेंस है इन स्लाइड्स के लिए वो है एनालिसिस रेफरेंस मैनुअल, एनालिसिस रेफरेंस मैनुअल E-टैब्स का। सो ये वहीं से मैंने स्लाइड्स बनाई हुई हैं। सो आप इसी मैनुअल में चले जाएं, ये E-टैब्स के साथ ही इंस्टॉल हो जाता है C ड्राइव में जहाँ पे E-टैब्स होता है। सो इस स्पेसिफिक फाइल में, PDF फाइल में आपको ये सारी डिस्कशन भी मिल जाएगी। सो बैकबोन का तो मतलब है कि आप सिंपली कर्व डिफाइन कर दें एक्शन और डेफॉर्मेशन के दरमियान। फाइबर के केस में ये स्ट्रेस और स्ट्रेन हो जाएगी। तो एक जो कर्व आ गई ये होगी बैकबोन। अब रीलोडिंग अनलोडिंग के लिए फिर ये हिस्टोरेटिक बिहेवियर हैं, और ये कोई 7-8 हैं, जैसे अभी लिस्ट मैंने दिखाई थी आपको। सो उनको बारी बारी क्विकली देख लेते हैं। इलास्टिक हिस्टोरेटिक का मतलब है कि मटेरियल नॉन लीनियर रेंज में जाएगा और अनलोडिंग के लिए वही लाइन दोबारा फॉलो कर लेगा। अनलोडिंग और रीलोडिंग एक ही लाइन पे हुआ करेगी बार बार। ये एक जाहिर है कि कुछ खास किस्म के मटेरियल्स ही हैं जो ऐसा बिहेवियर करते हैं। कंक्रीट ऐसा नहीं करता। कंक्रीट तो किसी भी पॉइंट से अनलोड होगा तो वो एक डिफरेंट लाइन फॉलो करेगा, जो वो लाइन पहले लोडिंग के लिए यूज हो चुकी है वो वाली नहीं करेगा। काइनेमेटिक नाम का एक हिस्टोरेटिक मॉडल है जिसकी शेप इस तरह की है कि वो जो इनिशियल स्टिफनेस होती है पहली दफ़ा किसी भी पॉइंट से अनलोड कर लें, वो उसी स्टिफनेस को फॉलो करता हुआ अनलोड होता है, ऐसे वो जो इनिशियल स्टिफनेस है। और रीलोड भी फिर उसी को जो है वो फॉलो करते हुए होता है। डिग्रेडिंग का मतलब है कि आप जाहिर है कि साइक्लिक डिग्रेडेशन भी अकाउंट कर रहे हैं। हर गुजरते साइकिल के साथ आपकी जो रीलोडिंग की कर्व है वो फ्लैट होती जा रही है। अब जाहिर है कि पहले दो तो बड़े सिंपल से थे, इस वाले में अब एक कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है, और जाहिर है कि कुछ एडिशनल फैक्टर्स हैं जो आपको अब डिफाइन कराने पड़ेंगे जो कंट्रोल करेंगे कि हर साइकिल के साथ कितनी डिग्रेडेशन हो। सो एडिशनल फैक्टर्स हैं या कोफिशिएंट्स कह लें आप उन्हें, जब आप ये वाला मॉडल इस्तेमाल करेंगे तो वो भी साथ डिफाइन करवाने पड़ेंगे। इनकी डिटेल एनालिसिस रेफरेंस मैनुअल में भी मिल सकती है। ये कुछ डिफरेंट शेप्स हैं, देखें। अब वो फैक्टर आपने कुछ और रखा तो शेप डिफरेंट हो गई, डिफरेंट रखेंगे तो वो डिफरेंट हो जाएगी। सो इनको फिर आप इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी चाहिए अगर इसको इस्तेमाल करना है तो। टाकेडा हिस्टोरेटिक मॉडल है इसी लिस्ट में, जो कि टाकेडा नामी रिसर्चर ने प्रपोज किया था। आरसी बिल्डिंग्स के लिए या आरसी एलिमेंट्स को ये मॉडल अच्छा कर लेता है। सो इसमें इसके भी कुछ कंट्रोलिंग पैरामीटर हो सकते हैं, लेकिन अपनी नेचर में ये सिंपल है।
इसके बाद एक मॉडिफाइड टकेडा मॉडल आया था जिसमें कुछ एडिशनल पैरामीटर चाहिए होते हैं। पिवट हिस्टेरेटिक मॉडल है, ये थोड़ा सा ज़्यादा कस्टमाइजेबल है। इसमें आप अपनी मर्जी के कुछ पॉइंट्स रख सकते हैं जहाँ से आप प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। उन पॉइंट्स को पिवट पॉइंट्स कहते हैं। सो अभी टाइम नहीं है कि इनकी डिटेल में जाएं, लेकिन आपको ओवरऑल बात समझ आ गई है कि हर एक में ये बैकबोन तो आप अपनी मर्जी से डिफाइन कराते हैं, लेकिन रीलोडिंग अनलोडिंग की जो शेप होगी वो फिर इन मॉडल से डिफाइन कराते हैं। इनकी डिटेल फिर आपको समझनी पड़ेगी अगर आपने इनको कोई यूज़ करना है। कुछ जो है वो स्टील के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं, कुछ कंक्रीट के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं, और कुछ जो है वो जनरल हैं। कंक्रीट हिस्टेरेटिक मॉडल ये अनरीइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए आमतौर पे यूज़ होता है। सो इसकी देखें बैकबोन भी इसकी कंक्रीट की तरह की है, और अनलोडिंग रीलोडिंग भी कस्टमाइजेबल है, कंक्रीट के लिए यूज़ हो सकता है। इस केस में टेंशन एंड कंप्रेशन बिहेवियर आर इंडिपेंडेंट एंड बिहेव डिफरेंटली। सो आमतौर पे जो आप रूल लगा देते हैं कंप्रेशन साइड पे अनलोडिंग का रीलोडिंग का, वही टेंशन साइड पे भी एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन इस मॉडल में आप दोनों को अनकपल कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। इसी तरह एक बकलिंग रिस्ट्रेंट ब्रेसेस होती हैं, BRB। उनके लिए वो ये होता है कि हर गुजरते साइकिल के साथ ज़्यादा स्ट्रांग होती जाती हैं, यानी स्ट्रेंथ में इजाफा होता जाता है, लेकिन एनर्जी डिसिपेशन में भी इजाफा होता है, तो एरिया अंडर द कर्व भी बढ़ता जा रहा है वक्त के साथ। ये एक स्पेशल बिहेवियर है जो आई थिंक कि बेसिक नॉन लीनियर मॉडलिंग में आप यूज़ नहीं करेंगे। आइसोट्रॉपिक इस तरह का है, उसकी शेप इस तरह की है। और फिर इसी तरह कुछ कॉम्प्लेक्स मॉडल्स भी हैं, ये जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें है। सो अभी यहाँ रुकते हैं और ई टैब्स पे जाते हैं, तो फाइबर मॉडलिंग की क्विक सी डिमॉन्स्ट्रेशन कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ लें। राइट, सो एज्यूमिंग कि कोई क्वेश्चन नहीं है और आपको ये थ्योरेटिकल डिटेल समझ आ गई है, सो अब ई टैब्स पे जाएंगे। एक एग्जांपल मॉडल ये देखें मैंने ओपन किया हुआ है, आई होप कि ये विजिबल होगा। सो इसमें लेट से कि हम कॉलम्स को फाइबर मॉडलिंग से मॉडल करना चाहते हैं, ठीक है। सो उसके लिए अगर आप देखें तो सबसे पहला स्टेप था मटेरियल डेफिनेशन का। इसमें मैं इसको ज़रा जूम कर लेता हूँ। ये मॉडल विजिबल है? यस सर। राइट, सो सबसे पहला स्टेप था कि आप मटेरियल्स डिफाइन करें। सो मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और आई थिंक आप ऑलरेडी ये जानते भी होंगे कि नॉन लीनियर मटेरियल प्रॉपर्टीज़ आपने डिफाइन करवानी है हर उस मटेरियल की जिसको बाद में किसी न किसी फाइबर को असाइन करना पड़ेगा। सो अगर कंक्रीट का ये नाम रखा हुआ है 4000 PSI, इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ। सो ये वो फॉर्म है। सो बेसिक जो मैकेनिकल इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये हैं, वो चार हैं। ई पॉइजन रेशियो, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और यूनिट वेट। सो अगर स्टिफनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो यही दो तीन है। इसमें एक एडवांस्ड ऑप्शन है नॉन लीनियर मटेरियल डेटा, इसमें जाएंगे और अगर देखें अगर यही मटेरियल 4000 PSI किसी इलास्टिक एलिमेंट को असाइन हुआ है, नॉर्मल क्रॉस सेक्शन को, और आपने इलास्टिक एनालिसिस किया है, तो ये प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हो जाएंगी। लेकिन अगर यही 4000 PSI किसी फाइबर को आपने असाइन किया हुआ है नॉन लीनियर मॉडल में, तो फिर ये प्रॉपर्टीज नहीं यूज होंगी बल्कि नॉन लीनियर मटेरियल डेटा इस्तेमाल होगा। तो इसमें डिटेल में जाएंगे तो आपको ये नया फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपने तीन काम करने हैं। नंबर एक, बैकबोन डिफाइन करवानी है, वो कर्व बतानी है बेसिकली स्ट्रेस और स्ट्रेन की। नंबर दो, अनलोडिंग और रीलोडिंग का रूल बताना है, ये ऊपर। और नंबर तीन, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के नंबर्स बताने हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं जो हर मटेरियल की आप डिफाइन करवाएंगे। अगर मैं डिफ़ॉल्ट मेंडर मॉडल को यूज़ करूं और कन्वर्ट टू यूज़र डिफाइंड कर दूं, अब जाहिर है मेंडर मॉडल के लिए ये इनपुट्स चाहिए। मेंडर की कर्व ड्रॉ करने के लिए आपको ये तीन वैल्यूज़ चाहिए। ये आप जाहिर है कि मेंडर के मॉडल को पढ़ेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कि ये वैल्यूज़ क्यों चाहिए। सो कन्वर्ट टू यूज़र डिफाइंड करके मैं यहाँ पे इसका छोटा सा प्लॉट भी देख सकता हूँ। सो ये वो वैल्यूज़ हैं स्ट्रेन की और स्ट्रेस की
जो सॉफ्टवेयर ने खुद ही मेंडर की इक्वेशन को इस्तेमाल करके और उन 3 इनपुट वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके बना दिए। इसको बड़ा करके भी देख सकते हैं, शो प्लॉट में जाएंगे। सो ये टॉप पर कंप्रेशन है, बॉटम पे टेंशन है। सो ये अब कंप्लीट स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर है। इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये नंबर्स एडिटेबल हैं सारे, कोई रो ऐड की जा सकती है, कोई रो डिलीट की जा सकती है, ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दूसरी ऑप्शन ये थी कि मैं इसमें सिंपल पैराबोलिक, ये सिंपल की कर्व बना के उसको यूज़र डिफाइंड कर देता। और तीसरी ऑप्शन है वो बिल्कुल ही यूज़र डिफाइंड है कि आप बस खुद से अपने नंबर डालें स्ट्रेस के और स्ट्रेन के। तो बैकबोन तो यूं डिफाइन होगी। सो इसके बाद सेकंड चीज़ ये थी कि आपने कंक्रीट का रीलोडिंग और अनलोडिंग का बिहेवियर देना है, और वो ये 6-8 हिस्टेरेटिक टाइप्स अवेलेबल हैं। सो इसमें भी आप जाहिर है कि एक एक के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है। सो सर ये डिफ़ॉल्ट में कंक्रीट में, जी जी सर ये जो पैरामीटर्स लिखे हुए हैं स्ट्रेन डाटा के, तो मेंडर मॉडल को बनाने के लिए ये 3 पैरामीटर्स हम इनपुट करेंगे या सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली पिक नहीं नहीं, करेगा ये इनपुट 4000 ये भी जैसे? देखें, ये भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है, ये नंबर भी चेंज हो सकते हैं। असल में 4000 ये एफ सी प्राइम तो ये वहाँ से ले लेगा ना, जो आपने पहले यहाँ डिज़ाइन डेटा में डिफाइन करवाई हुई है। यानी मेंडर मॉडल को बनाने के लिए जो स्टार्टिंग वैल्यूज़ हैं वो तो इधर ही से आ जाएंगी, यहाँ से। ये वो एडिशनल, जो नीचे 3 वैल्यूज़ हैं ये एडिशनल हैं। ठीक है। ठीक। सो ये आप चेंज कर सकते हैं। मतलब स्ट्रेन एट अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ज़ाहिर है कि पीक वैल्यू जब एफ सी प्राइम की होगी तो उस टाइम पे स्ट्रेन क्या होगी, ये नंबर आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। बेस्ट वे ये होगा, मैं रिकमेंड करूंगा कि मेंडर मॉडल की एक अपनी एक्सेल शीट बनाएं। नहीं तो मैंने एक बनाई भी है, वो आपको सेंड कर देता हूँ, और जिससे मैंने ये स्लाइड्स में कंपैरिजन भी ड्रॉ किया हुआ। तो उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स को चेंज करके देखें कि कैसे मेंडर की कर्व आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ये कभी भी रिकमेंडेड नहीं होगा कि यहाँ से मेंडर सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। आपने ये ऑन करनी है, ये जो भी कर्व फाइनली आपके फाइबर को मिल रही है, ये आपके बिल्डिंग मटेरियल के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है। सो मेंडर को आप मॉडिफाई करेंगे या सिंपल से स्टार्ट करेंगे और वहाँ से मॉडिफाई करेंगे, यहाँ तक कि आप सेटिस्फाई हों कि यार ये वो कर्व है जो मेरे कंक्रीट फाइबर में होगी। सो ठीक। ठीक हो गया। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से आएंगे सर, ये तीनों पैरामीटर्स जो बेस्ट हमारे तो होंगे? ये है कि ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से आए। नहीं, अगर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स अवेलेबल तो फिर आप अपनी जजमेंट से ये डिसाइड करेंगे। ठीक। राइट। सो हिस्टोरेटिक टाइप में फिर आपको ये जाहिर है कि अभी टाइम नहीं है कि मैं एक एक को एक्सप्लेन करूं, लेकिन अगर लेट से आप कोई भी ये डिफरेंट सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि इनपुट वैल्यूज चेंज हो जाया करेंगी। अब ये लेट से मैंने किया हुआ था डिग्रेडिंग टाइप में, ये पूरा आपने, ये सारे पैरामीटर्स हैं। जिस भी रिसर्चर ने ये डिग्रेडिंग नाम का हिस्टोरेटिक टाइप डिफाइन किया होगा उसने ये डिफाइन करवाए होंगे। ये चीज़ें आमतौर पे एनालिसिस रेफरेंस मैनुअल में डिफाइन होती हैं। इन लिस्ट तो ये बहुत बड़ी है। मसलन एक सॉफ्टवेयर है रोमोको, उसमें ये 50 से भी ज़्यादा, 60 से भी ज़्यादा हिस्टोरेटिक टाइप्स अवेलेबल हैं, जिनको आप अपनी मर्ज़ी की शेप से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ई टैब्स में ये चंद ही अवेलेबल हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपने मिस नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके रिजल्ट्स में, स्पेशली उन रिजल्ट्स में जिनमें रिवर्सल ऑफ लोडिंग हो रही है, डायनामिक एनालिसिस है जैसे कि, उसमें ये इसका बहुत रोल होगा। और तीसरी चीज़ है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। ये नंबर आप अपनी मर्जी से देंगे, और जब आप स्ट्रेस इन कर्व के ऊपर ये नंबर देख भी सकते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पे लाई कर रहे हैं। जो डिफ़ॉल्ट में वैल्यूज़ बनी हुई है उनके मुताबिक आईओ जो डार्क ब्लू में है वो कहीं आगे चला गया हुआ है। ये नंबर कहीं इधर होना चाहिए पीछे, एलएस कहीं टॉप के पास होना चाहिए, और सीपी बिल्कुल एंड पे होना चाहिए। कंप्रेशन में और टेंशन में आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो टेंशन का क्राइटेरिया इग्नोर भी कर सकते हैं इसको चेक करके। अब जाहिर है कि आप अपनी अपनी केस स्टडी बिल्डिंग्स में ये डिसीजन लेंगे कि अब आपने ये कैसे करना है। मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक ओवरव्यू दे सकता हूँ, लेकिन आपने फिर ये बहुत सोच समझ के जो जस्टिफाइबल वैल्यूज़ हैं वो इस्तेमाल करनी है। यूँ आप स्टील के लिए भी करेंगे। अगर यही स्टील में मैं जाता हूँ, लेट्स से ये
इस स्टील के अंदर चले जाते हैं, मॉडिफाई करते हैं और इसके नॉन लीनियर में जाएंगे और इसकी कर्व में जाएंगे तो वहाँ देखें ऐसा डिफ़ॉल्ट में दिया हुआ है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अगर लेट से कोई बंदा फॉर एग्जांपल, अब आपको आइडिया हो भी गया होगा कि नॉन लीनियर मतलब ये मटेरियल्स को नहीं छेड़ता और बस फाइबर्स डिफाइन करा देता है और ऑटोमेटिकली वो यही मटेरियल उसको असाइन हो जाता है, तो जो डिफ़ॉल्ट में IOLS CP और डिफ़ॉल्ट में जो कर्व्स डली हुई हैं वो इस्तेमाल हो जाएंगी बगैर अंडरस्टैंडिंग के। सो ये नहीं करना आपने पहले मटेरियल, क्योंकि ये सबसे बेसिस है। कोई भी रिजल्ट आएंगे ना, उन रिजल्ट्स को आप नॉन लीनियर जो इनपुट दी हुई है ना कर्व्स, उनकी मदद से समझ सकते हैं। वो रिजल्ट इनपुट के बगैर अकेले समझे नहीं जा सकते। सो लिहाजा इनपुट को बहुत अच्छे तरीके से जस्टिफाई करके देना है। तो ये हो गया पहला स्टेप, मटेरियल डिफाइन हो गए, उनके नॉन लीनियर कर्व्स डिफाइन हो गई। सेकेंड स्टेप ये था कि अब आप फाइबर सेक्शंस डिफाइन करें और थर्ड ये था कि उनको असाइन कर दें एलिमेंट्स को। सो लेट से मैं अभी लेट से इसमें कॉलम्स हैं, तो ये एक स्पेसिफिक कॉलम मैंने सेलेक्ट किया है टॉप पे, वन फ्रेम सेलेक्टेड होके, और इसको मैं लेट से फाइबर मॉडल दोनों एंड्स के ऊपर असाइन करना चाहता हूँ। 10% इसके एक एंड पर फाइबर हों, 10% दूसरे एंड पे हों, बीच का 80% लेट से मैं इलास्टिक रखना चाहता हूँ। सो सबसे पहले तो मैं जाऊंगा डिफाइन में, सेक्शन में, क्योंकि ये फाइबर सेक्शन डिफाइन करवाना है, और फिर ये ऑप्शन आपको इल्म होगा, फ्रेम वॉल नॉन लीनियर हिंजेस। सो अब इसमें एक ऐड न्यू प्रॉपर्टी करेंगे, हिंज पहले डिफाइन करेंगे फिर वो असाइन करेंगे। कंक्रीट सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके करेंगे, और अब आपने उस हिंज का एक नाम रखना है FH1 लेट से। और हिंज दो तरह की होती है प्राइमरीली, ब्रिटल या डक्टाइल। ब्रिटल जो होती है वो फोर्स कंट्रोल होती है, यानी जैसे मैंने बताया पहले कि DC रेशो, अगर आप ये फोर्स कंट्रोल सेलेक्ट करेंगे तो जो आपकी डिमांड टू कैपेसिटी रेशियो है वो फोर्सेस की शक्ल में सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करेगा। वो फिर आपको ये नहीं बताएगा, फिर उस सूरत में IOLS और CP भी फोर्सेस की शक्ल में देना पड़ेगा। डेफॉर्मेशन का मतलब है डक्टाइल, ठीक है। सो जो परफॉर्मेंस असेसमेंट डक्टाइल एलिमेंट्स की होगी उनको ये हिंजेस असाइन की जाएंगी, डक्टाइल वाली या डेफॉर्मेशन कंट्रोल जिन्हें कहते हैं। अब दोनों सूरतों में जो हिंजेस की टाइप्स हैं वो जरा देख लें। अब ये एग्जैक्टली वो जो 6 एक्शंस मैंने कहे थे ना, उनके मुताबिक है। एक्सियल P है पहली टाइप, आई होप आपको नजर आ रहा होगा, ऑल्दो के टेक्स्ट बहुत स्मॉल है। एक्सियल P, shear V2, shear V3, टॉर्शन, मोमेंट M2 और मोमेंट M3। यहां तक तो हो गई 6 एक्शंस जो प्योरली अप्लाई होते हैं किसी भी क्रॉस सेक्शन पे, 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद ये 7वें से ऑनवर्ड अब इनकी इंटरेक्शन स्टार्ट हो रही है। मतलब ये कि अगर आप लेट से सिंपली एक कॉलम को ये देना चाहें ना कि एक्सियल लोड और एक्सियल शॉर्टनिंग के दरमियान बिहेवियर नॉन लीनियर कर दो और बाकी किसी एक्शन को नहीं छोड़ो, उसको किसी को आपने डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो फिर आप एक्सियल P का जो है प्लास्टिक हिंज असाइन करेंगे। एक्सियल P वाली जो हिंज है फाइबर हिंज दे देंगे, और या कोई भी जो भी हिंज की है फाइबर, बाय द वे सिर्फ यही दो अवेलेबल हैं। परफॉर्म 3D में बहुत ज़्यादा रेंज अवेलेबल है नॉन लीनियर या इन इलास्टिक एलिमेंट्स की, लेकिन अभी E-टैब्स में ये 2017 वर्जन है, उसमें यही सिर्फ अवेलेबल चीज़ें आपके पास हैं। मतलब आप जो नॉन लीनियर एक्शन कैप्चर कर सकते हैं अगर किसी एलिमेंट का, वो इन्हीं जो 12-13 टाइप्स के एलिमेंट्स हैं इन्हीं को इस्तेमाल करके कर सकते हैं, या फिर वो एक स्पेशल लिंक एलिमेंट होते हैं, लेकिन वो आम तौर पे स्पेशल डिवाइसेस या एलिमेंट्स को या बिहेवियर्स को मॉडल करने के लिए होते हैं। सो अब ये 6 अनकपल्ड हिंजेस हैं पहले, यानी अकेले अकेले एक्शन को अगर आप नॉन लीनियर बनाना चाहें या उनके एक्शन और डेफॉर्मेशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहें, तो ये 6 अनकपल्ड हिंजेस अवेलेबल हैं जो आप पहले डिफाइन कर सकते हैं फिर असाइन कर सकते हैं। अगर आप एक्शंस को मिला के देख रहे हैं, मसलन आप कहते हैं कि ये देखें अब एक टाइप है इंटरेक्टिंग PM2M3, ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव है, बाकी फिर इसका सबसेट है सारे। तो इसमें आप क्या करेंगे इस इंटरेक्टिंग PM2M3 में कि ये कॉलम को आप असाइन कर सकते हैं ये वाली हिंज। इसमें आप एक्सियल फ्लेक्सुरल रिलेशनशिप दोनों डायरेक्शंस में इकट्ठा हैंडल कर सकते हैं, नॉन लीनियर कर सकते हैं उसको।
लेकिन अभी ये डिस्कशन अगले सेशन में करेंगे। हमारे लिए अभी सिर्फ 2 हिंजेस अवेलेबल हैं, जो जितनी थ्योरी हमने पढ़ी है वो है फाइबर PM3 और फाइबर PM2M3। तो नाम से ही जाहिर है कि फाइबर PM3 किसको देंगे, बीम को। बीम की अगर फाइबर मॉडलिंग करनी हो तो ये सेकंड लास्ट ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, और कॉलम की अगर फाइबर मॉडलिंग करनी है तो फिर ये बिल्कुल लास्ट ऑप्शन जो फाइबर PM2M3 है उस पे जाना पड़ेगा। ठीक है। सो लेट से पहले कॉलम के लिए जाते हैं, क्योंकि कॉलम की मैं एग्जांपल दे रहा था, तो बिल्कुल लास्ट वाली मैंने ऑप्शन सेलेक्ट कर ली। तो जैसे ही सिलेक्ट की ये ऑप्शन आ गई कि आपने जो फाइबर्स को डिवाइड करना है, ये डिफ़ॉल्ट फ्रेम सेक्शन आप खुद सेलेक्ट करेंगे। जो भी जिस भी फाइबर को, जिस भी कॉलम को ये असाइन करेंगे, ये वाला फाइबर हिंज, उसका जो भी फ्रेम है उसको बाय डिफ़ॉल्ट आप वो ये खुद ही डिवाइड कर देगा फाइबर्स में। अगर यूज़र डिफाइन करेंगे तो ये खुद डिवाइड नहीं करेगा, फिर आपको फाइबर्स की एक लिस्ट डिफाइन करानी पड़ेगी। पहले बताना पड़ेगा कि सेक्शन कौन सा है, मुझे उसी स्पेसिफिक कॉलम का सेक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा जो पहले डिफाइन करा चुके हैं, और उसमें ये लिस्ट पूरी भरनी पड़ेगी कि इसमें हर फाइबर का एरिया, उसका 2 एक्सेस और उसका 3 एक्सेस विद रिस्पेक्ट टू दी सेंट्रोइडल एक्सेस ऑफ दी जो आपका क्रॉस सेक्शन है, और फिर उस स्पेसिफिक फाइबर का मटेरियल। तो ये मटेरियल्स की लिस्ट है जो आपने पहले से डिफाइन कराई हुई है, 4000 या जो भी स्टील है, कंक्रीट है। अगर आप चाहते हैं कि ये काम ऑटोमेटिकली हो जाए, ये जो कट लगाना है दोनों डायरेक्शंस में, तो फिर आप इसको पहली ऑप्शन पे जाएंगे जो कि है फ्रेम सेक्शन, डिफॉल्ट फ्रॉम फ्रेम सेक्शन। उसमें ये आपको खुद ही कट लगा के हर फाइबर को एक अप्रॉक्सीमेटली जो उसके ख्याल में मटेरियल बनना चाहिए वो मटेरियल दे देगा। फिर बाद में आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, और अगर वो प्रॉपर्टी सही नहीं दी हुई तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। ये जो रिलेटिव लेंथ है, ये हिंज लेंथ का मतलब है कि अलोंग द लेंथ ऑफ द मेंबर जिसको ये हिंज असाइन होगी, उसके लेंथ का कितने परसेंट जो है, या जो है वो उसमें ये फाइबर्स या ये हिंज उसको दी जाए। सो फाइबर्स के केस में लेट से हम चाहते हैं कि 10% एक एंड पे और 10% दूसरे एंड पे, रिलेटिव लेंथ 0.1 बन गई, वो हम दे देते हैं। जी आई थिंक कोई क्वेश्चन है किसी का? सर ये हिंज लेंथ के कम या ज़्यादा होने से क्या क्या इफेक्ट आएगा? जैसे ये 10% दे रहे हैं, अगर 20 देंगे तो क्या इफेक्ट होगा? ये इफेक्ट डिपेंड करता है कि आपकी अप्लाइड लोडिंग का लेवल क्या है। लेट से अप्लाइड लोडिंग इतनी ज़्यादा है कि वो आपके मेंबर्स के मिड में भी करके नॉन लीनियर एक्शन कॉज करने के काबिल है, तो फिर तो आपको उस सूरत में थ्रू आउट द लेंथ आपको ये फाइबर्स देने चाहिए। उस सूरत में मैं क्या करता, मैं इसको 1 कर देता। 1 का क्या मतलब है बाय द वे, कि पूरी लेंथ में आप ये फाइबर चला दें। सो डिपेंड करता है कि आप क्या लेवल ऑफ नॉन लीनियरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अप्लाइड लोडिंग से, उसके हिसाब से ये रिलेटिव लेंथ दे सकते हैं। आमतौर पे 10% इज इनफ। आमतौर पे कुछ डिफरेंट इसमें पेपर्स अवेलेबल हैं जो आपको प्लास्टिक हिंज या प्लास्टिक हिंज लेंथ या इन इलास्टिसिटी लेंथ के बारे में गाइड करते हैं। वो टेस्टिंग के ज़रिए बताते हैं कि टोटल लेंथ के इतने % तक क्रैक्स होंगे और इतने में नहीं होंगे, कुछ इस तरह। सर सर इसमें एक ये है कि मैंने परफॉर्म की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी थी, उसमें वो ऐसा करता है कि इसके मिड पे लेता है। लेट्स सपोज अगर हम पूरे इसको 1 ले लेते हैं और पूरे मेंबर को फाइबर बना देते हैं, तो उस केस में उसके वो सेंटर मिड पॉइंट को एक सेक्शन पे उसको नॉन लीनियर कंसीडर करेगा। यानी अगर दोनों उसकी एक सिमेट्रिकल लोडिंग है और एक दोनों साइड पे पीक्स आ रही हैं, तो सेंटर पे फिर वो जीरो स्ट्रेसेस हो जाएंगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये 10% है, तो ये परफॉर्म है, इस ई टैब्स का सर आइडिया नहीं है, वो उसे 5% के ऊपर उस पॉइंट के ऊपर उसकी कैलकुलेट कर लेगा। यानी वो एवरेज लेगा उसके मिड पॉइंट के अंदर, क्योंकि एक सेक्शन के ऊपर वो फाइबर बनाता है। जी ठीक है, मतलब ठीक है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है। सो एनी फर्दर कमेंट? सो आई होप कि ये बात क्लियर है जो इन्होंने की कि सॉफ्टवेयर बेसिकली इस लेंथ को जिसमें फाइबर चल रहा है, जाहिर है कि कोई पॉइंट तो उसने लेना है ना जहाँ पर वो
क्रॉस सेक्शन तो अगर लेट्स से 10% ऑफ द कॉलम है तो क्रॉस सेक्शन तो उस 10% में भी चल रहा है ना थ्रू आउट। तो वो रेफरेंस के लिए जो भी आप लेंथ देते हैं नॉन लीनियर की, उसका उसके मिड में जो क्रॉस सेक्शन की प्रॉपर्टीज हैं उनको इस्तेमाल करता है किसी भी कैलकुलेशन में। सो एज्यूमिंग कि ये बात क्लियर है कि हमारे पास हमने एक हिंज लेंथ दे देनी है जो रिलेटिव लेंथ भी हो सकती है, एब्सोलूट भी हो सकती है। कॉलम्स के लिए बाय द वे अक्सर ये कहा जाता है कि हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ कॉलम क्रॉस सेक्शन को आप यहाँ पर रिलेटिव हिंज लेंथ के तौर पे यूज कर लें। सॉरी, नॉट रिलेटिव, एब्सोलूट। यानी अगर आपकी कॉलम के क्रॉस सेक्शन की डेप्थ जो है वो 36 इंचज है, तो आप 18 इंचज दोनों तरफ पे अलोंग द लेंथ फाइबर्स को इस्तेमाल कर लें। और कुछ कहते हैं कि हाफ डी नहीं होना चाहिए, फुल डेप्थ के बराबर होना चाहिए। तो गाइडलाइंस अवेलेबल हैं कि ये लेंथ कितनी होनी चाहिए, बट ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर तो आपको अलाउ करता है कि आप कुछ भी नंबर यहाँ दे सकते हैं, चाहे रिलेटिव लेंथ की शक्ल में दे दें या एब्सोलूट वैल्यूज दे दें इंचेस में, या जो भी लेंथ के यूनिट आपके चल रहे हैं। ये देने के बाद आप ओके करेंगे। अब जाहिर है आपने अभी कोई सेक्शन सेलेक्ट नहीं किया और आपने कोई फाइबर्स उसके डिफाइन नहीं करवाए। इसके बरक्स आपने ये कह दिया कि जो भी इस डिफॉल्ट सेक्शन होगा आपके एलिमेंट का, उसको 10% दे के खुद ही डिवाइड कर दें, ऑटोमेटिक कर दिया सब कुछ। यूजर में हमें ये करना पड़ता कि यूजर करते और फिर इसमें जाते और फिर हमें सेलेक्ट करने पड़ते, जितने भी किस्म के हमारे क्रॉस सेक्शंस अवेलेबल हैं उनको हमें काटना पड़ता। और ऑब्वियसली रीइंफोर्समेंट एग्जैक्टली अपने यहाँ पे कैप्चर करनी है, जो भी बार टॉप पे हैं बॉटम पे हैं वो इस लिस्ट में आपने कैप्चर करनी है। जी, कोई क्वेश्चन है किसी का? जी सर, मेरा एक सवाल था सर। जी जी बताइए। सर इसमें आपने कहा है कि रिलेटिव लेंथ हम 10% ले रहे हैं, तो जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैंने अगर फ्रेजिलिटी कर्व डेवलप करनी है कॉलम की, तो उसमें ऑब्वियसली मैंने पीजीए की वैल्यू को बढ़ाते जाना है अगर मैं आईडीए करना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मुझे जो हिंज यानी कि ये जो रिलेटिव लेंथ है ये पूरी लेनी चाहिए। और आप पूरी ले सकते हैं, उससे रिजल्ट आपके ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएंगे, बट आप पूरी लेंथ लेके आई डोंट थिंक कि बार बार रन कर सकेंगे, बिकॉज एनालिसिस टाइम सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगा अगर पूरी लेंथ लेंगे। सो आमतौर पे रिकमेंडेशन ये है कि बीम्स और कॉलम्स में दोनों एंड्स पे आप ले लें फाइबर्स, और शेयर वॉल्स में चूंकि बिल्डिंग ग्लोबली डिफॉर्म करेगी तो शेयर वॉल में अलोंग द लेंथ सेंटर में करके भी नॉन लिनियरिटी आ सकती है। मसलन सेकंड मोड अगर आप देखें तो बिल्डिंग के सेकंड मोड में सेंटर में करके पीक वैल्यूज आ सकती हैं ना स्ट्रेंस की। तो शेयर वॉल के लिए आप थ्रू आउट द लेंथ आप नॉन लीनियर फाइबर यूज कर सकते हैं हर स्टोरी में। लेकिन उसमें भी अगर आप श्योर हैं कि आपका डैमेज सिर्फ बॉटम पे होगा तो फिर आप बेशक पहली 3 या 4 स्टोरीज की शेयर वॉल्स को आप नॉन लीनियर बनाएं फाइबर मॉडलिंग से, और ऊपर वाली शेयर वॉल्स को बेशक इलास्टिक रहने दें। ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि आपका नॉन लीनियर बिहेवियर कहाँ एक्सपेक्टेड है, ताकि सिर्फ वहीं पे ये फीचर डाला जा सके यील्डिंग का, क्रैकिंग का, क्रशिंग का। और जहाँ पर आपको पता है कि ये नॉन लीनियर रेंज में जाएगा ही नहीं ये एलिमेंट, उसको इलास्टिक ही रखें ताकि एनालिसिस टाइम रिड्यूस किया जा सके। ठीक है सर, थैंक यू सर। इसमें ये तो प्लास्टिक जोन मॉडलिंग है जो फाइबर मॉडलिंग है। बीम के केस में अगर हमें एक्सपेक्टेड है कि मिड पॉइंट पे भी नॉन लीनियरिटी आ सकती है, तो उस केस में हमें एंड्स पे प्लास्टिक जोन बनाने होंगे और एक मिड में भी बनाना होगा, और मिड वाला मिड को पॉइंट को कैलकुलेट करेगा और एंड्स वाले पॉइंट्स पे वो करेंगे, और दरमियान वाला इलास्टिक रहेगा। अगर हम थ्रू आउट एक बना देते हैं और हम मिड पे लेना चाहते हैं, तो उससे वो कैलकुलेशन उसके मुताबिक सर जो उसके बैक एंड पे हो रही हैं वह आई थिंक ठीक नहीं आएंगी। असल में ये बात जो आप कर रहे हैं ये आई थिंक के प्लास्टिक हिंज मॉडलिंग के लिए ये सूटेबल है, एप्लीकेबल है। लेकिन फाइबर मॉडलिंग में आप यहाँ बस डायरेक्टली अगर हिंज लेंथ को 1 कर देते हैं तो पूरा का पूरा एलिमेंट आपका थ्रू आउट द लेंथ ऑफ दैट फाइबर वो इन इलास्टिक बन जाएगा। सो अगर आपने प्लास्टिक हिंज मॉडलिंग यूज करनी है और आपने सेंटर के ऊपर भी नॉन लिनियरिटी कैप्चर करनी है, हाँ वहां पर एग्री मैं करता हूँ कि आपको मिड में भी एक हिंज डालनी पड़ेगी। लेकिन फाइबर में तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है।
आपने बस ये बताना है कि लेंथ के अलोंग कितना डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक है सर। लेकिन एक चीज़ है जिसके बारे में मैं डाउटफुल हूँ, आई डोंट नो कि मैं एक्सप्लेन अभी कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन देखें गेज लेंथ जो होती है ना आपके स्ट्रेन मेजर करने के लिए, वो बड़ा रोल प्ले करती है इस बात में कि आपकी स्ट्रेन कितनी एक्यूरेटली मेजर हो रही है। गेज लेंथ का मतलब है वो डिस्टेंस जिसके अंदर डेफॉर्मेशन आप एलोंगेशन या शॉर्टनिंग, एक्सियल एलोंगेशन या शॉर्टनिंग मेजर कर रहे हैं। सो अगर आपने लेट से एक फाइबर है जो 10 मीटर लॉन्ग है, थ्रू आउट द कॉलम वो चल रहा है, और उसी को आप गेज लेंथ बना देते हैं, यानी तो वो जो स्ट्रेन की कैलकुलेशंस होंगी वो थोड़ी इनएक्यूरेट हो जाएंगी, जो अगर आप सिर्फ 10 सेंटीमीटर की गेज लेंथ लेते और उसमें जो चेंज इन डेफॉर्मेशन लेते। ये इफेक्ट मुझे क्लियर नहीं है अभी खुद भी कि क्या ये भी सिग्निफिकेंटली प्ले करेगा ये इफेक्ट, जब आप फाइबर को लंबे डिस्टेंस के लिए भी लगा देंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी स्ट्रेंस जो हैं वो इनएक्यूरेट हो जाएंगी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स में तो ऐसा ही होता है, अगर आपकी गेज लेंथ बढ़े तो स्ट्रेन कैलकुलेशन में एरर आ जाता है। ये मुझे अभी क्लियर नहीं है कि क्या फाइबर मॉडलिंग में ये इफेक्ट इनएक्यूरेसी कॉज करेगा या नहीं करेगा। सर फाइबर की लेंथ लंबी होने से वो एवरेज में मिड पॉइंट पे उसे कंसीडर करता है, तो अगर हम लेंथ को लंबा करते जाएंगे तो उसकी वैल्यूज कम होती जाएंगी, क्योंकि उसकी ठीक एवरेज है। वैल्यू कम हो जाएगी जितनी लेंथ एंड इसका के ऊपर मतलब है शॉर्ट कि रखेंगे। जी सर। इसका मतलब है कि अगर आपने अगर लेट से अलोंग द बीम या अलोंग द कॉलम आपने नॉन लिनियरिटी को ज़्यादा एक्यूरेटली कैप्चर करना है, तो बेहतर है कि आप छोटे छोटी फाइबर की एलिमेंट्स ड्रॉ करें, ना कि एक ही फाइबर थ्रू आउट द लेंथ चला दें। जी सर। ओके, ये मैं टेस्ट करूँगा किसी किसी और चीज़ पर कि ये कितना सिग्निफिकेंट इफेक्ट हो सकता है। एनीवेज दोबारा से बेसिक डिस्कशन पे जाते हैं कि हम एक लेंथ देंगे जहाँ जितनी लेंथ हम फाइबर को रखना चाहते हैं। कॉलम्स और बीम्स के केस में हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन या फुल लेंथ ऑफ द डेप्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है। शीयर वॉल के केस में बेशक आप थ्रू आउट द लेंथ दे दें। अभी ऑटोमेटिक ही रखते हैं। पहली जो प्लास्टिक हिंज FH1 के नाम से हम फाइबर PM2 M3 हिंज डिफाइन करवा रहे हैं। हम कहते हैं कि ये खुद ब खुद आप इसको काट दें, जिस क्रॉस सेक्शन को भी ये असाइन की जाए उसको खुद ही आप कॉलम को कट लगा दें। मैं ओके कर देता हूँ और FH1 के नाम से एक हिंज मैंने बना दी, ओके कर दी। अभी मैंने कोई फाइबर अभी नहीं काटे, बस जेनेरिक हिंज मैंने डिफाइन कर दी है जिसकी ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अब मैं ये करता हूँ कि एक कॉलम सेलेक्ट करता हूँ और उसको ये FH1 असाइन कर देता हूँ दोनों सिरों पे। लेट से मैंने ये कॉलम एक सेलेक्ट किया, वन फ्रेम सेलेक्टेड, बस ऐसे ही जनरल कॉलम समझाने के लिए, और मैं असाइन जैसे कोई लोड वगैरह असाइन करते हैं, असाइन में गए, फ्रेम में गए और हिंजेस में चले गए, ये हिंजेस है। अब यहाँ पर आपने बताना है कि दोनों सिरों पर हिंजेस का रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा और कौन सी हिंज होगी। तो अभी देखें, पहले हमेशा ऑटो ऑप्शन आ रही होगी, दूसरी में जो आपने डिफाइन करवाई हुई है वो भी लिस्ट में आ रही हैं। तो मैं कहता हूँ FH1 जो मैंने अभी डिफाइन करवाई है, जो मुझे पता है कि ये फाइबर PM2 M3 हिंज है जो कॉलम को देनी चाहिए, और मैं कहता हूँ कि एक सिरे पर यानी रिलेटिव डिस्टेंस 0 रख के लगा दो और फिर रिलेटिव डिस्टेंस 1 रख के लगा दो। ठीक है, वही हिंज जो मैंने की है वो दोनों सिरों पे सेम हिंज लगा दी है, और एक पे रिलेटिव डिस्टेंस 0 यानी 1 एंड, और 1 का मतलब दूसरा एंड। 0 और 1 रख के इसको मैं जब ओके करूंगा तो उस एक कॉलम को ये FH1 असाइन हो जाएगी, और इस कॉलम का जो भी क्रॉस सेक्शन है वो खुद ही ये काट लेगा दोनों तरफ से फाइबर्स में। जब मैंने ओके किया, और अब चले मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि ये एक कॉलम था, इसके दोनों एंड्स पे ये डॉट आ गया, विच मीन्स के फाइबर असाइन हो गया, और C10H इसका कोई नाम ऑटोमेटिकली रख दिया गया है। और अब मैं अगर देखना चाहूँ कि इसने क्या किया है, ये ऑटोमेटिक जो फाइबर बनाए हैं, तो वो खुद जनरेट भी हो गए होंगे। तो मैं दोबारा से डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टीज और इसमें जाता हूँ हिंजेस में, और अभी देखें, अभी तो FH1 नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन है शो हिंज डिटेल्स, तो उसमें हिंज की डिटेल्स भी आ रही हैं कि ये किस टाइप की हिंज है, इसका बिहेवियर कैसा है, और फिर है शो जनरेटेड प्रॉपर्टीज।
सो जनरेटेड प्रॉपर्टीज को जब मैंने क्लिक किया तो दो नई हिंजेस भी लिस्ट में खुद ही बन गई हैं, जिनके आगे लिखा हुआ है फ्रॉम में FH1, यानी FH1 प्राइमरी हिंज थी, ये उसको देख के ये दो नई बनाई गई हैं, और ये जनरेटेड इनका यस है, लेकिन FH1 का जनरेटेड नो है। ठीक है, सो ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड दो हिंजेस बन गई हैं जो इस स्पेसिफिक कॉलम के दोनों सिरों पे असाइन हो गई हैं। सो अब मैं अगर एक जनरेटेड पहली वाली जो है इस पर जाता हूँ, इसको मॉडिफाई करता हूँ और फिर दोबारा से मॉडिफाई करता हूँ, अब और यहाँ पर ऑप्शन आ गया डिफाइन शो फाइबर्स, इसको क्लिक करूंगा तो वो वही वाला फॉर्म ओपन हो गया है, लेकिन ये फॉर्म अब पॉपुलेटेड है ऑलरेडी। इसमें फाइबर नंबर अगर आप लेफ्ट पे देखें और 31 फाइबर्स इसने बनाए हैं इस कॉलम के, और जिस फाइबर को सेलेक्ट करेंगे वो जो है वो हाईलाइटेड उधर नजर आएगा आपको राइट साइड पे इस क्रॉस सेक्शन के अंदर। इसमें दो तरह के हैं, जो रेड हैं आई थिंक वो स्टील बार्स हैं, और जो येलो हैं आई थिंक येलो स्टील बार्स हैं, रेड जो हैं वो कंक्रीट के हैं। सो जो भी जिस पर आप क्लिक करेंगे वो हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा। अगर वो स्टील होगा तो वो स्टील देखें ये हाईलाइट हो गया या डिम हो गया। सो अब देखें हर फाइबर का एरिया है, उसका 2 एक्सेस, उसका 3 एक्सेस, ठीक है, और उसका मटेरियल खुद ही इसने डिफाइन कर दिया। जो इसको लगा कि ये बार है यहाँ पे, उसने उसको A65 ग्रेड 60 दे दिया। ठीक है, अब जो भी A6615 ग्रेड 60 के नाम से मटेरियल होगा उसके अंदर जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगी वो इसको इस एक फाइबर को मिल गई है। और जो कंक्रीट के नीचे हैं ये देखें कंक्रीट के फाइबर्स हैं वो बड़े हैं, स्टील का इसने ये किया कि हर बार का एक फाइबर बना दिया, तो एरिया जो है वो बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया है 0.27। लेकिन कंक्रीट के लिए बड़े बड़े फाइबर बनाए हैं बिकॉज कंक्रीट ज़्यादा एरिया पे है, तो 20 इंच स्क्वायर 13 इंच स्क्वायर यूँ इसने दोनों डायरेक्शंस में कट लगा दिए हैं। और कंक्रीट को जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया है वो 4000 PSI दिया हुआ है। ठीक है, ये इसने किस तरह फाइंड किया है कि इसको कंक्रीट को ये देना है और स्टील को ये देना है। जब आप क्रॉस सेक्शन डिफाइन कराएंगे ना, ये वाला 15/24 C15/24 आपने पहले डिफाइन किया होगा, उसको जो मटेरियल इलास्टिकली प्रॉपर्टीज में दिए होंगे ना कंक्रीट का और रीबार का, उन्हीं का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये असाइन कर देगा जब उसके फाइबर बनाएगा। तो अब ये इसने खुद ही लिस्ट पॉपुलेट कर दी है। किसी एक फाइबर को आप आई थिंक सेलेक्ट करके उसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, या ओवरऑल आई थिंक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, तो ये आपने खुद एक्सप्लोर कर लेना है। तो खुद ही इसने उसका क्रॉस सेक्शन मालूम कर लिया, जिस कॉलम को आपने ये हिंज दी थी उस क्रॉस सेक्शन के खुद ही फाइबर बना दिए। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप हर दफ़ा ये जब काम करें तो एक नज़र ज़रूर मारें कि इसने ये सही फाइबर बनाए हैं या नहीं। कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई स्टील मिस कर गया हो, या जो आपने रीइंफोर्समेंट उसके क्रॉस सेक्शन डिफाइन कराने में दी थी वही रीइंफोर्समेंट इस्तेमाल हुई है फाइबर्स में या नहीं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आमतौर पे इलास्टिक एनालिसिस में जब क्रॉस सेक्शन डिफाइन करते हैं कंक्रीट के तो रीबार नहीं देते। मिसाल के तौर पे कॉलम्स का और बीम्स का रीबार नहीं देते, जो डिफ़ॉल्ट में वैल्यूज़ हैं वही जाने देते हैं। वो इसलिए जाने देते हैं कि आपको पता है कि रीबार्स का कोई ख़ास रोल नहीं है एनालिसिस में, डिज़ाइन में उसका मेन रोल है। सो एनालिसिस के रिजल्ट्स में तो E, A, I, L वगैरह चाहिए, तो वो उसमें रीबार्स नहीं चाहिए। सो इसलिए आप उसको छोड़ देते हैं जब एनालिसिस कर रहे होते हैं। लेकिन अभी जब आपने को पता है कि मैंने वही रीबार्स से नॉन लीनियर मॉडल ऑटोमेटिक कन्वर्ट करना है फाइबर में, तो वहाँ पर आपको एक्चुअल रीबार्स देनी पड़ेंगी जो डिज़ाइन में फाइनल हो चुकी हुई हैं, ताकि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उन्हीं बार्स को लेके कन्वर्ट करे और आपके फाइबर बना दे। बिकॉज नॉन लीनियर मॉडल तब बन सकेगा जब पहले डिज़ाइन फाइनल होगा, वो फाइनल डिज़ाइन की जो वैल्यूज़ हैं रीबार साइजेस सब कुछ वो इनपुट जाएगा नॉन लीनियर मॉडल में। सो ये एक चीज़ है, जब आपने ऑटोमेटेड वैल्यूज़ यूज़ करनी है या प्रोसीजर यूज़ करना है तो ई टैब्स में प्रॉपर्टीज़ एग्जैक्ट डिफाइन करनी है। सो यूँ आप देख सकते हैं दूसरे एंड पर भी उसने उसी तरह का एक फाइबर्स बना दिए हैं, वही क्रॉस सेक्शन है लेकिन दूसरे एंड पे भी उसने बना दिया।
सो यूं आप फाइबर मॉडल अप्लाई कर सकते हैं, बीम को भी कर सकते हैं, कॉलम को भी कर सकते हैं। लेट से किसी बीम को करना हो तो क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। उसी तरह आप फ्रेम हिंजेस में जाएंगे, ऐड न्यू प्रॉपर्टी कंक्रीट, और फिर इस केस में आप PM3 हिंज सेलेक्ट करेंगे। तो आप देखें उसमें आपके पास देखें दोनों तरफ से काटने की वो नहीं आ रही, सिर्फ एक डायरेक्शन में काटने की जो है वो ऑप्शन आ रही है आपके पास। सो आप बीम्स को लेयर्स में डिवाइड करते हैं, ना कि बीम्स के केस में दोनों तरफ से डिवाइड नहीं होगा जैसे कॉलम के केस में होगा। इसी तरह शीयर वॉल की देख लें एग्जांपल। शीयर वॉल के लिए देखें, अब जब आप क्रॉस सेक्शन डिफाइन कराते हैं तो उसमें रीबार्स नहीं, लोकेशन एग्जैक्ट नहीं डिफाइन करवाते। अगर आप मैं डिफाइन में जाऊं सेक्शन प्रॉपर्टीज में, वॉल सेक्शंस में, तो अब जाहिर है यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन नहीं है रीबार्स की, जैसे कि बीम कॉलम में थी। सो उस केस में पहले आपको शीयर वॉल्स का एरिया, रीबार का एरिया देना पड़ेगा, ताकि सॉफ्टवेयर उनकी मदद से स्टील के फाइबर्स बना सके। तो जो भी शीयर वॉल का फाइनल डिजाइन होगा, उससे जो भी आपके पास एरिया स्टील का निकलेगा, वो भी इनपुट देंगे पहले सॉफ्टवेयर में। और वो कैसे दे सकते हैं, लेट से मैं किसी एक वॉल को सेलेक्ट करता हूँ, आप वॉल को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद जिस तरह असाइन में जाएंगे, शेल में जाएंगे, और फिर देखें यहाँ पर ऑप्शन है, दो ऑप्शन हैं, वॉल हिंज और रीइंफोर्समेंट फॉर वॉल हिंज। तो पहले रीइंफोर्समेंट दे लें, और वो देखें अब दो ऑप्शंस जब रीइंफोर्समेंट इनपुट देंगे तो वहाँ पे दो ऑप्शंस हैं या तीन ऑप्शंस हैं। करंट डिज़ाइन, मतलब अगर आपने इसी का डिज़ाइन इस्तेमाल करना है ई टैब्स का। यूनिफॉर्म रीबार रेशो, उसमें बस आप रीबार दे दें। और स्पेसिफाइड रीबार लेआउट, अपनी मर्जी का रीबार का लेआउट डिफाइन करें ताकि उसके मुताबिक फाइबर बना सकें सॉफ्टवेयर। जब इसमें मोर में जाएंगे अपनी मर्जी के रीबार लेआउट में, तो फिर ये नई ऑप्शंस आ जाएंगी। यहाँ पर आप एक्चुअली लिस्ट डाउन करेंगे रीबार की डिटेल्स। ठीक है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सा फॉर्म है, इसको आप समझ लेंगे बड़ा इजीली। ठीक है, और आप की एग्जैक्ट जो लेआउट है वो बन जाएगा। तो आप जब इसको ओके कर देंगे ना, तो ये लेआउट इसको असाइन हो जाएगा, इस स्पेसिफिक पैनल को जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। जब असाइन हो जाएगा, ये देखें आप स्पेसिफाइड रीबार लेआउट लिखा आ गया है, असाइन हो गया। अब इसकी ऑटोमेटिक फाइबर बना सकता है सॉफ्टवेयर। तो बस आप इसको अब असाइन कर सकते हैं फाइबर। उसी तरह आप जाएं असाइन में, सेलेक्ट करने के बाद असाइन में जाएं और शेल में जाएंगे और फिर वॉल हिंजेस में चले जाएं। ठीक है, सो अब यहाँ पर आपको पहले से ही ऑप्शन आ रही है, क्योंकि शेयर वॉल है ना, तो फिर PM3 हिंज आ रही है। क्योंकि बीम्स के केस में भी और शेयर वॉल के केस में भी दूसरी डायरेक्शन में या आउट ऑफ प्लेन डायरेक्शन में जो बेंडिंग है वो कंसिडर नहीं होती, एक ही डायरेक्शन में बेंडिंग कंसिडर होती है। सो लिहाजा ऑटो फाइबर PM3 हिंज आ रही है, इसको ऐड कर लें। ठीक है, और बस इसको ओके कर दें, अप्लाई कर दें, तो इसको ऑटो फाइबर असाइन हो गया PM3। अगर इस आप देखना चाहते हैं, डिफाइन सेक्शंस में जाएं और फिर उसी तरह नॉन लीनियर हिंजेस में जाएं और जनरेटेड प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे, तो ये देखें लास्ट में खुद ही एक ऑप्शन आ गई है, W समथिंग के नाम से हिंज एक जनरेट हो गई है जो PM3 हिंज थी। सो आप इसको मॉडिफाई करके देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर ने कैसे जो है वो हिंजेस, ये फाइबर डिफाइन करवाए हैं। अब रेड कलर के जो फाइबर हैं वो कंक्रीट के हैं, येलो जो हैं वो स्टील के हैं। जिसको क्लिक करेंगे वो फिर इस तरह ब्लिंक करना शुरू कर देगा, और आप इनका एरिया, इनका जो है लोकेशन, अब जाहिर है कि एक डायरेक्शन में सिर्फ ये एक तरह के स्लाइसेस काटे हैं आपने क्रॉस सेक्शन के, दूसरी डायरेक्शन में नहीं काटे। तो जो 3 एक्सिस की डायमेंशन है वो आपको नहीं देनी पड़ेगी, सिर्फ आपको ये बताना पड़ेगा कि इस सेंट्रॉइड से टू डिस्टेंस कितना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस हिसाब से इसकी लोकेशन आ जाएगी। तो लोकेशन का सिर्फ एक ही कॉलम है, और तीसरा कॉलम है मटेरियल का। मटेरियल में आपके उसने खुद ही कंक्रीट और स्टील दे दिए, और ये जो स्पेसिफाइड आपका लेआउट होगा रीबार्स का, उसके मुताबिक दिया है। मतलब उसने पहले कट लगाए हैं और फिर हर कट में जितनी रीबार्स आ रही हैं उनको जोड़ के एक स्टील फाइबर डिफाइन करवा दिया। अब ये आपने वेरीफाई ज़रूर करना है, मतलब परफॉर्म की ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, ऑल्दो के बहुत कम्बरसम भी है,
कि आपको एक एक फाइबर खुद से ये लिस्ट डाउन करना पड़ता है, ये ऑटोमेशन उसमें नहीं है। लेकिन उसका फ़ायदा एक तो ये है कि आप कोई गलती नहीं करते। इस केस में बिल्कुल मुमकिन है कि कोई गलती हो जाए आपसे। सो ये लंप जो इसने बार्स को किया है, ये खुद वेरीफाई करना है कि ठीक किया है या नहीं किया। शुरू में देखें फाइबर करीब करीब हैं, बीच में आके ओपन हो गए हैं थोड़े से। अब ये जो लेआउट आपने रीबार्स का दिया होगा, ये उसके मुताबिक इसने किया है। सो ओके कर देंगे और फिर ओके कर देंगे, और दैट्स ऑल। ये है फाइबर मॉडलिंग बीम्स की, कॉलम्स की और शीयर वॉल की। ये ऑटोमेटेड फाइबर मॉडलिंग है, यानी इसमें आप डायरेक्टली असाइन करते हैं और उस असाइन करने में सॉफ्टवेयर खुद ही आपके क्रॉस सेक्शन को फाइबर सेक्शन में कन्वर्ट कर देता है। सो इसमें जो एक्चुअल रीबार लेआउट है उसका रोल है, और क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस का रोल है, मटेरियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स का रोल है, और हिस्टेरेटिक मॉडल का रोल है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का एनालिसिस में रोल नहीं है, लेकिन बाद में परफॉर्मेंस असेसमेंट में रोल है। ठीक है। सो आई थिंक कि अब आप इस पोजीशन में होंगे कि अपनी अपनी केस स्टडी बिल्डिंग्स के फाइबर मॉडलिंग कर सकें, कॉलम्स की और शीयर वॉल की। आम तौर पे जो मैं नॉन लीनियर मॉडलिंग अप्रोच रेकमेंड करता हूँ वो ये है कि आप कॉलम्स के लिए और शीयर वॉल्स के लिए फाइबर मॉडलिंग अप्रोच यूज़ कर लें, और बीम्स के लिए प्लास्टिक हिंज मॉडलिंग यूज़ कर लें। प्लास्टिक हिंज मॉडलिंग एक और टॉपिक है, वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। लेकिन बीम्स के लिए भी फाइबर मॉडलिंग की जा सकती है, बट मोस्टली प्रैक्टिकल अप्रोच यही है। इसी तरह कॉलम्स के लिए भी प्लास्टिक हिंज मॉडलिंग की जा सकती है, यानी कॉलम्स के भी दोनों एंड्स पे प्लास्टिक हिंजेस दी जा सकती थी, और वो भी जब डिस्कस करेंगे प्लास्टिक हिंज मॉडलिंग तो वहाँ पर देखेंगे कि कैसे असाइन किया जा सकता है, और वो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो देनी पड़ेंगी प्लास्टिक हिंज मॉडलिंग के लिए। फाइबर मॉडलिंग के लिए तो आपने देख लिया कि वो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो इनपुट देनी पड़ेंगी। सो एनी क्वेश्चन इस डिस्कशन में कोई है अगर आपका, तो अभी काइंडली बताएं। सर इसमें बीम को हम फाइबर मॉडलिंग से क्यों नहीं प्रेफर करते? वो एक्सियल शॉर्टनिंग और लेंथ एलोंगेशन के अलावा इसमें कोई और रीज़न है सर? एक तो पहली ये बात है कि बीम प्राइमरीली ग्रेविटी लोड में डिज़ाइन होती है। साइज्मिक लोड में ये फ्रेम्स के साथ मिल के एज अ मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम जो है वो एक्ट करती है या डिज़ाइन होती है। सो प्रैक्टिकली आम तौर पे चूँकि प्लास्टिक एज मॉडलिंग जो है वो इसके पैरेलल में डेवलप हुई है और वो ज़्यादा इम्प्लिसिटली अकाउंट करती है, सो लिहाजा रिकमेंड ये किया जाता है कि बीम्स के लिए प्लास्टिक एज मॉडलिंग यूज़ की जाए। मेरी पर्सनल रीज़न तो बाय द वे ये भी एक है, इसके अलावा भी, कि स्टूडेंट को मैं चाहता हूँ कि वो दोनों मॉडलिंग अप्रोचेस उसको आनी चाहिए। सो लिहाजा प्लास्टिक हिंज मॉडलिंग में बीम्स के लिए रेकमेंड करता हूँ। जाहिर है कि जब आप प्लास्टिक हिंज मॉडलिंग यूज़ करेंगे तो फिर आप वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यूज़ कर रहे हैं या गाइडलाइंस यूज़ कर रहे हैं, उनकी उनकी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे और फिर उन्हीं का पूरा मॉडलिंग फ्रेमवर्क भी इस्तेमाल करेंगे। सो फाइबर मॉडलिंग में आपको ये जो एक खुद से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डिफाइन करना और अपनी मर्जी से IOLS और CP डिफाइन कर सकते हैं, वो फिर फैसिलिटी उसमें अवेलेबल नहीं होगी। उसमें भी जाहिर है कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि अगर लेट से मैं आपको कहूँ कि प्लास्टिक इंज मॉडलिंग में आपको मोमेंट वर्सेस रोटेशन, बीम की मोमेंट वर्सेस बीम की रोटेशन इनपुट के तौर पे देनी है, तो अब ये रिजल्ट्स तो आप कभी भी एक्सपेरिमेंटली इजीली प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे लैब में, और इतने फ्रीक्वेंटली प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे कि कॉन्फिडेंटली आप अपनी मर्जी से रोटेशन की IOLS और CP दे सकें। तो आपको लाजमन रिलाई करना पड़ेगा किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और गाइडलाइन पे। सो उस सूरत में वो सब कुछ अवेलेबल होगा। ये फ़ायदा है प्लास्टिक हिंज मॉडलिंग का कि आपके पास सारे नंबर सब कुछ इजीली अवेलेबल होगा। ई टैब्स उन्हीं टेबल्स को, उन्हीं रेफरेंसेस को इम्प्लीमेंट करता है, बस आप वो रेफरेंस सेलेक्ट कर लेते हैं और ये खुद ही वहाँ से वैल्यू पिक कर लेता है। इवन आपको IOLS और CP देने भी नहीं पड़ते अपनी मर्जी से प्लास्टिक हिंज मॉडलिंग को अगर आप ऑटोमेट करवाना चाहें ई टैब्स में। सो ये बेनिफिट है इसका। ठीक है सर।
सर इसका मॉडलिंग हमने सीख ली है, इसकी एनालिसिस और असेसमेंट जो परफॉर्मेंस असेसमेंट है जी ये इसके लिए एक अलग सेशन करेंगे। पहले मॉडलिंग ख़त्म कर लें, फिर एनालिसिस रन करके नॉन लीनियर एनालिसिस, मे बी पुश ओवर एनालिसिस या मे बी नॉन लीनियर टाइम हिस्ट्री एनालिसिस, वो करने के बाद फिर रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर भी एक सेशन में भी अगले वीक्स में करेंगे। सो एनी फर्दर क्वेश्चन या क्यूरी अगर आपकी हो, इफ़ नॉट तो इस सेशन को एंड करते हैं। आई होप कि ये यूज़फुल रहा होगा आपके लिए। सो थैंक यू जी, थैंक यू सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।